हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द अल्फा सीरीज ऑफ क्लास 11 फिजिक्स। और अभी हम पढ़ रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट और आज है उसका लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 में हम करेंगे डायमेंशंस और डायमेंशनल एनालिसिस के बढ़िया बढ़िया सवाल, एकदम जीरो लेवल से लेके जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट लेवल के सवाल। इनफैक्ट हम जेईई एडवांस के एक्चुअल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो बहुत मजा आएगा। क्वेश्चंस यहां स्क्रीन पे आ जाएंगे, आप पॉज करना, पहले खुद से ट्राई करना 5 मिनट 10 मिनट। जब नहीं बने सवाल खुद से, तब पॉज बटन हटाकर सोल्यूशन देखना। यह हैबिट अपनी साल भर के लिए डाल लो कि क्वेश्चन स्क्रीन पे आया तो सोल्यूशन नहीं देखेंगे, पॉज करके पहले खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है? हाँ, अब ये लेक्चर उन्हीं लोग को समझ में आएगा जिन्होंने इसके प्रीवियस 3 लेक्चर देख रखे हैं, क्योंकि वहां पे हमने आपको डायमेंशंस और डायमेंशनल एनालिसिस इन डिटेल पढ़ाया है। जिसने नहीं देखा है यूट्यूब पे सर्च करें, यूनिट्स एंड मेजरमेंट 01 फिजिक्स वाला, यूनिट्स एंड मेजरमेंट 02 फिजिक्स वाला एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट 03 फिजिक्स वाला। या हो सकता हो आप डायमेंशनल एनालिसिस कहीं और से भी पढ़ के आए हो, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चंस लगाते हैं। अब जो लॉयल स्टूडेंट्स हैं, लगातार पढ़ रहे हैं अल्फा फिजिक्स या अल्फा 11 फिजिक्स के जो बैच में हैं, उन्हें पता होगा कि ये क्वेश्चंस हम डीपीपी से ले रहे हैं। अल्फा बैच वालों को पता है कहां से ले रहे हैं, डीपीपी से, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। कहां मिलेगी डीपीपी? वेबसाइट पे www.physicswalaalakpande.com। लिंक मैं नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। physicswalaalakpande.com पे आप जाएंगे, होम पेज पे एक ब्लॉग दिखेगा, अल्फा 11 फिजिक्स। इसी बैच से है ना आप लोग? अल्फा 11 फिजिक्स पे क्लिक करेंगे, अंदर यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्लिक करेंगे, वहां डीपीपी मिलेगी हर एक लेक्चर की। तो 3 डीपीपी हैं, तो सारे सवाल नहीं ले रहे, उसमें से अच्छे अच्छे सवाल। अब जिन्होंने नहीं डाउनलोड करना मत करो, क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा। शुरू करें? हाँ, जो लोग बोर हो शुरुआत में वो आगे बढ़े, आगे बढ़िया सवाल आपको मिलने वाले हैं। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल द चैनल, ब्यूटीफुल द चैनल फिजिक्स वाला। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, डीपीपी 1 का है। वो क्या पूछा है हमसे? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के रिलेशन दिया है, Q इज इक्वल्स टू K A θ2 माइनस θ1 इंटू T बराबर D। बच्चों यहां पे Q होता है हीट एनर्जी, ठीक है, D होता है डिस्टेंस, T डेफिनेटली टाइम है, θ2 माइनस θ1 ये होता है बच्चों टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, ये आप पढ़ोगे जब थर्मोडायनेमिक्स में, आप ट्रांसफर ऑफ हीट जब पढ़ रहे होगे, वहां पे इक्वेशन मिलेगी। A होता है एरिया और K है थर्मल कंडक्टिविटी, जिसका डायमेंशन पूछा है। K का डायमेंशन हमसे पूछा है थर्मल कंडक्टिविटी का। निकाल पाओगे? एक बार पॉज करके ट्राई करो, बाकी सबके डायमेंशन आपको पता ही होंगे। टेम्परेचर के लिए थीटा ले लेना, ठीक है, ट्राई करो। हो गया? पॉज करके ट्राई कर लिया। चलो, यहां से K का फॉर्मूला बन जाएगा, K इज इक्वल्स टू Q इंटू डी अपॉन A इंटू θ2 माइनस θ1 इंटू टाइम। Q बच्चों एनर्जी है ना, हीट एनर्जी या कोई भी एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन ml² T माइनस 2। अब तक ये चीज आपको पता ही चल गई होगी। एनर्जी का डायमेंशन ml² T माइनस 2, डिस्टेंस L, एरिया A। एरिया का डायमेंशन क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर। ये भी टेम्परेचर थीटा और T टाइम। L² कैंसिल, M L ये T ऊपर जाएगा -1, T की पावर -3 हो जाएगा, -2 एक ऊपर गया -1 और थीटा की पावर -1। तो ये आपको डायमेंशन मिल गया थर्मल कंडक्टिविटी K का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सरफेस। अच्छे सवाल ले रहे हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन S, वेयर S इज इक्वल्स टू रो G R H बटे 2। ठीक है, सरफेस टेंशन आपको मिलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर में। अभी आगे चलो, तो हमें इसका डायमेंशन चाहिए, ये सब हमें दे रखा है। ठीक है, रो होता है बच्चों डेंसिटी, G सबको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सब चीजें आपको पता है। R क्या है बच्चों? रेडियस है, और H क्या है? हाइट है। तो बाकी चीजों का डायमेंशन पता है, S का डायमेंशन निकालना है। पॉज करके ट्राई 1 2 3 4 कर लिया। चलो, तो बच्चों रो डेंसिटी क्या होती है बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम, यानी M अपॉन वॉल्यूम किस में होगा? L क्यूब में, मीटर क्यूब में होता है ना, तो लेंथ का क्यूब। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट,
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, तो इंटू लेंथ अपॉन, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो लेंथ अपॉन टी स्क्वायर। आर बच्चों लेंथ होती है, एच हाइट भी लेंथ होती है, खत्म। ये एल क्यूब, ये एल क्यूब कैंसिल हो जाएगा, देखो एल क्यूब एल 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 कैंसिल, डायमेंशंस एम टी माइनस 2। जो लोग बोर हो रहे हैं आगे बढ़ो, आगे बढ़िया बढ़िया सवाल मिलेंगे डीपीपी 3 के। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं इसी से, डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल एंड देन कैपेसिटेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल एंड देन कैपेसिटेंस। तो हमें दिया है E इज इक्वल्स टू वी आई टी, V पोटेंशियल है, इसका डायमेंशन हमें निकालना है। E होता है बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। I बच्चों डेफिनेटली करंट है, करंट के लिए कुछ बच्चे चाहें तो A यूज कर सकते हैं, जो बच्चे चाहें I यूज कर सकते हैं, दोनों इसके लिए डायमेंशन माने जाते हैं। और T है टाइम। आपको पोटेंशियल का डायमेंशन निकालना है, हो पाएगा? क्या लिख दोगे? V इज इक्वल्स टू ई अपॉन आई टी। पॉज करके सॉल्व कर लो, 1 2 3 4 हो गया, बहुत ही हलवा है। एनर्जी का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, कोई भी एनर्जी हो, करंट के लिए A और T टाइम, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा टी की पावर -3 ए की पावर -1। बोलो सही है? एनर्जी अपॉन आई टी, एनर्जी एम एल स्क्वायर टी -2, करंट ए टाइम टी, तो ये टी ऊपर गया, टी की पावर -3 हो गया, ए ऊपर गया। इसी में एक और पार्ट है कि किसका निकालना है, कैपेसिटेंस का। Q इज इक्वल्स टू सी वी। बच्चों यहाँ पे C होता है कैपेसिटेंस, ये सब क्लास 12 में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी में। Q है अपनी, सॉरी, Q है अपना चार्ज, यहाँ पे Q हीट नहीं है, ठीक है, Q का सिंबल कई जगह यूज होता है, यहाँ पे चार्ज है, और V है पोटेंशियल। आपको कैपेसिटेंस का डायमेंशन चाहिए। पॉज करके ट्राई करो, 1 2 3 4, पॉज किया, ट्राई किया, पॉज किया, ट्राई किया, चलो। तो यहां से हो जाएगा C इज इक्वल्स टू Q बराबर V। Q बच्चों होता है चार्ज, अगर चार्ज का फॉर्मूला आपको याद हो तो चार्ज होता है I इंटू टी, करंट इंटू टाइम, ये चार्ज का फॉर्मूला होता है, करंट इंटू टाइम। तो आप चार्ज की जगह करंट इंटू टाइम और नीचे पोटेंशियल, खत्म। करंट का डायमेंशन क्या दिया हुआ है हमें, क्या लेना है, A, T के लिए टाइम, और पोटेंशियल का भी आपने निकाला है एम एल स्क्वायर टी -3 ए -1। यहां से M ऊपर आएगा, M की पावर -1, L स्क्वायर ऊपर आएगा, L की पावर -2, T की पावर -3 ऊपर आएगा, प्लस हो जाएगी, एक और T की है तो T की पावर +4, ये ऊपर आके +3 और एक और पावर है ना, A की पावर -1 ऊपर आया, प्लस हो गया, और एक और A है A स्क्वायर। सो ये हो गया डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो ये थे डायमेंशंस निकालने वाले सवाल। अब वो करते हैं चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन वाले सवाल, ठीक है, चीज चेक करना है कोई गिवन इक्वेशन सही है कि नहीं, उसको करते हैं। LHS और RHS के डायमेंशन क्या आने चाहिए जिसमें, सेम। ये सब क्लियर है, हलवा हलवा सवाल थे। चलिए तुमको, सिर्फ तुमको हमने चाहा, चाहत की कसम, तुम बिन अगर जीना पड़ा हमको, मर जाएंगे हम, दिल है तुम्हारा, DPP तुम्हारी, तेरे लिए है सांसें हमारी। चलो तो DPP 2 का सवाल, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हमें चेक करना है ये इक्वेशन सही है या नहीं है। S क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट, U होता है वेलोसिटी, अब इनिशियल फाइनल से मतलब नहीं है, T होता है टाइम, और A होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, आपको चेक करना है ये गिवन इक्वेशन सही है कि नहीं। अब ये चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, दिख रहा है सवाल। तो बच्चों कोई भी गिवन इक्वेशन करेक्ट कब होगी, जब LHS के और RHS के हर एक टर्म का डायमेंशन सेम हो। तो चेक करते हैं, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन बोलो L। अब देखते हैं इस तरफ क्या डायमेंशन है बच्चों, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन U का डायमेंशन क्या हो जाएगा,
वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड में, यानी L बराबर T, तो L बराबर T और साथ में क्या है टाइम, तो T से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस दूसरी चीज़ क्या है हाफ AT स्क्वायर। तो बच्चों हाफ का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, प्योर नंबर का कोई डायमेंशन नहीं। एक्सेलरेशन किस में होता है, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी L अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। टी मर गया, टी स्क्वायर मर गया, इधर डायमेंशन L का है, इसका डायमेंशन भी L का और इसका डायमेंशन भी L का। क्या ये बराबर है, बिल्कुल। अब ये मत बोलना L प्लस L 2L हो गया डायमेंशन देखते हैं, हर एक टर्म का सेम होना चाहिए LHS और RHS पे। अगला सवाल है चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन F इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r, है ना। एक एक टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। इसमें आपको चेक करना है डायमेंशन। F डेफिनेटली क्या है, फोर्स है, m क्या है, मास है, v क्या है, वेलोसिटी है, और r क्या है, रेडियस है। चेक करना है तो इधर फोर्स का डायमेंशन लिख लो, फोर्स का डायमेंशन mlt-2 याद होना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन mlt-2, एनर्जी का डायमेंशन ml स्क्वायर t-2। तो mlt-2 इधर रख दिया, मास का डायमेंशन कैपिटल M, और वेलोसिटी हमने देख ली है मीटर पर सेकंड में होती है, यानी L बराबर T, तो ये हो जाएगा L बराबर T का होल स्क्वायर, और नीचे देखो R मतलब रेडियस मतलब लेंथ। चेक करो क्या सेम आ रहा है, mlt-2, इधर देखो ml स्क्वायर, और ये एक L ऊपर जाएगा तो एक L कम हो जाएगा, और t-2 देखो सेम आ रहा है कि नहीं, करेक्ट। तो दोनों इक्वेशन गिवन करेक्ट थी। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। क्लियर है ना यार, अरे यार क्या ही करना है, मास का डायमेंशन वेलोसिटी का डायमेंशन है ना, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। कैसा, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ो, आगे बढ़िया सवाल है तब मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन चेक करनी है। n इज इक्वल्स टू 1/2L अंडर रूट f बाई m, वेयर n इज फ्रीक्वेंसी, L इज लेंथ, F इज टेंशन होना चाहिए, F इज टेंशन, हाँ टेंशन की जगह F लिख दिया, ये टेंशन है, ठीक है। फोर्स होती है मतलब टेंशन फोर्स। M है मास पर यूनिट लेंथ, मास नहीं है, M क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। चलो चेक करते हैं। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, t⁻⁻1 बाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 अपॉन टाइम, पता होगा ना, इतना तो 10 तक पढ़ा होगा। फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम, तो टाइम की पावर -1। इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आओ, देखते हैं 1 अपॉन, अच्छा 2 का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं। L लेंथ का डायमेंशन L, अंडर रूट फोर्स का डायमेंशन mlt-2, टेंशन फोर्स है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है mlt-2 डिवाइडेड बाई मास पर, m मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ, यानी मास अपॉन लेंथ। चेक कर लो, इधर t⁻⁻1, फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों 1 बाई टाइम, फ्री 1 बाई टाइम, ठीक है। चेक करते हैं 1/L अंडर रूट, m से m मर जाएगा, L ऊपर जाएगा, L स्क्वायर t-2, अच्छा 1/L, जब यहाँ से अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो निकलेगा L और t⁻⁻1, है ना, दोनों का स्क्वायर स्क्वायर लगा है, पावर 1 हो जाएगी बाहर निकल के। L से L मर जाएगा, क्या आया t⁻⁻1, इधर भी क्या है t⁻⁻1, तो डेफिनेटली दिस इक्वेशन इज करेक्ट। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ यार जल्दी जल्दी धुआं करके उड़ा देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, DPP2 के आप देख रहे हो, मैं लगभग सारे सवाल ले रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख गया है, पॉज करके आप ट्राई कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन, dV/dt इज इक्वल्स टू पाई, क्या लिखा है, पाई p a⁴ डिवाइडेड बाई 8L ईटा 8L ईटा। सवाल दिख रहा है नीचे। अब हमको ये प्रूफ करना है इक्वेशन सही है कि नहीं, चेक करना है। मतलब इसमें क्या क्या दिया है, वेयर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, ये बच्चों क्या दिया है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, कि कोई लिक्विड, सवाल क्या है देखो, सवाल है चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन व्हेन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है, मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितने टाइम में फ्लो कर रहा है। अब कह रहे हो ये क्या है dV/dt, हम जा रहा, हम ना पढ़ेगा, चूहा खाएगा जाके अपन, है ना, ऐसा नहीं। देखो dV होता है कि कितना वॉल्यूम लिक्विड का फ्लो किया, और dt होता है कितने टाइम में फ्लो किया, है ना। dV/dt क्या है, बहुत छोटी क्वांटिटीज हैं,
अभी पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में, अभी छोड़ो, अभी मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम अपॉन टाइम कि कितने टाइम में कितना वॉल्यूम पानी का बहा, यही तो रेट होगा ना। अरे अभी बहुत फिजिक्स समझाएंगे, टेंशन नहीं है। रेट तो यही चीज है ना, कितना वॉल्यूम फ्लो किया कितने टाइम में। पी है बच्चों प्रेशर हेड, मतलब प्रेशर ही है। देखो लिख देते हैं हम क्या क्या चीज है। वॉल्यूम ये क्या है अपना टाइम, पी प्रेशर हेड, ये प्रेशर ही होता है। ये आपको बर्नौलीज थ्योरम में समझ में आएगा, फ्लूइड्स में प्रेशर हेड क्या होता है फ्लूइड्स में। ए है बच्चों कोई लेंथ होगी, क्या चीज है, ए इज रेडियस, ठीक है। ये पॉजलीज इक्वेशन है एक्चुअल में, तो एल है लेंथ और ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। दिस इज पॉजलीज इक्वेशन। इसमें मेरे ख्याल से वॉल्यूम का डायमेंशन आपको पता है, टाइम को आपको पता है, प्रेशर का आपको पता होगा, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, रेडियस पता होगा, लेंथ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन आप याद कर सकते हो या उसकी यूनिट का याद कर लो, केजी पर मीटर सेकेंड, ये इसकी यूनिट है। यहां से डायमेंशन बन जाएगा। जरा आप देखो पॉज करके, सही है कि नहीं, ट्राई करो। 1 2 3 4 हो गया। चलो वॉल्यूम अपॉन टाइम, एलएचएस में वॉल्यूम किस में बच्चों, एल क्यूब, और टाइम टी में, सही है। वॉल्यूम एल क्यूब अपॉन टाइम। आरएचएस देखते हैं और चेक करना है सही है कि नहीं, एलएचएस आरएचएस का डायमेंशन सेम है तो सही है। पाई कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं। पी प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो बच्चों फोर्स का डायमेंशन बोलो mlt-2 और एरिया एल स्क्वायर, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया mlt-2 अपॉन एल स्क्वायर। ए रेडियस है, रेडियस मतलब लेंथ, लेंथ की पावर 4। नीचे 8 बच्चों, 8 का कोई डायमेंशन नहीं, रियल नंबर है। एल लेंथ, लेंथ के लिए आप लिख लो एल, और उसके बाद क्या है ईटा, ईटा क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट आपको पता है, केजी पर मीटर सेकेंड, यानी एम, ये एम हो गया, पर लेंथ एंड टाइम, पर लेंथ एंड टाइम, बोलो सही है, केजी पर मीटर सेकेंड। तो इसका डायमेंशन अपने आप क्या हो जाएगा, एम L-1 T-1, इसका याद रख सकते हो आपसे, आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के आपको सवाल भी बहुत दिखे होंगे, तो इसका याद रखा करो ML-1 T-1, या ये यूनिट याद रखो केजी पर मीटर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से L से L मर गया, M से M मर जाएगा, और बोलो क्या मरेगा, और बोलो क्या मरेगा, मेरे ख्याल से L स्क्वायर से एक L ये मरेगा, और यहाँ पे हो जाएगा L क्यूब, और बताओ ये T ऊपर चला जाएगा और तो कुछ नहीं मरेगा, L क्यूब बटे T, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये T ऊपर जाएगा, T की पावर यही रहेगी, तो L क्यूब और ये T की पावर 1 और -2, तो T की पावर -1, बोलो सही है। ये T ऊपर गया, T की पावर 1 और T की पावर -2, तो मिला के हो गया T की पावर -1, यानी ये भी एक तरह से यही लिखा है, ध्यान से देखो, L क्यूब T की पावर, ये भी तो लिखा है L क्यूब T की पावर -1, तो डेफिनेटली LHS इज इक्वल्स टू RHS, द पॉजलीज इक्वेशन गिवन ओवर हियर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। Next question, check the correctness of the equation. Check the correctness of the equation. T is equals to 2 pi under root I upon mb, ठीक है। T है टाइम पीरियड, देखो सवाल पढ़ो क्या लिखा हुआ है, check the when the time period of vibration of the magnet of moment of inertia I, magnetic moment m, vibrating in magnetic induction B is given by, अभी कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि क्लास 12 का टॉपिक है। This is moment of inertia, टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन दिया है मैग्नेट का, जिग 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 वाइब्रेशन का, m है मैग्नेटिक मोमेंट, और B है मैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या दिया है, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन। अब आपको चेक करना है इक्वेशन करेक्ट है नहीं, कैसे चेक करें सर, किसी का डायमेंशन तो हमको पता ही नहीं है, तो हम क्या चेक करें। चलो मैं आपको फॉर्मूला बताता चलता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है m इंटू आर स्क्वायर, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन आप निकाल सकते हो, मास बच्चों m, रेडियस मतलब लेंथ का स्क्वायर, ये हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों होता है करंट इनटू एरिया, क्या चीज, करंट इनटू एरिया, तो करंट का आप डायमेंशन क्या ले लो, ए ले लिया जाए, ए ले लिया जाए इनटू एरिया, एरिया बच्चों क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। मैग्नेटिक इंडक्शन बच्चों, इसका कोई फॉर्मूला एग्जैक्टली आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसका ऐसा फॉर्मूला दे जहां से आप इसकी यूनिट समझ पाओ, छोड़ो, इसका फॉर्मूला है F अपॉन I इंटू एल। F फोर्स है,
I करंट, L लेंथ। तो इसका आप फॉर्मूला निकाल सकते हो mLT-2 नीचे A इंटू L। तो इसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, बोलो 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 बोलो, इसके डायमेंशंस बोलो। मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला क्या है, F अपॉन IL। F क्या है, फोर्स, mLT-2, I करंट, L लेंथ। देखो ये सब तभी समझ में आएगा जब पूरी फिजिक्स पढ़ लोगे, तब सारे फॉर्मूले आपको खुद याद रहेंगे, सब 12th में पढ़ लोगे। तो ये L से L मर जाएगा, सो इट विल बी MT-2 A-1। बोलो सही है। B का डायमेंशन हो जाएगा MT-2 A-1। फोर्स अपॉन करंट इंटू लेंथ, फोर्स इज mLT-2, करंट इज I लेंथ। चलो अब यहाँ पे हम प्लेस करते हैं, टाइम पीरियड का डायमेंशन डेफिनेटली T होगा, और इस तरफ आते हैं 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होगा। अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन हम देख चुके, ml², मैग्नेटिक मोमेंट का डायमेंशन AL², और मैग्नेटिक इंडक्शन का डायमेंशन MT-2 A-1। चलो कट्टम कुट्टा खेलते हैं, m से m कटा, L² से L² कटा, a की पावर 1 a की पावर -1 क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। a की पावर 1 a की पावर -1, 1 - 1 पावर 1 - 1 a की पावर 0, a की पावर 0 इज 1 है ना, या 1 अपॉन a लिख के काट दो। t की पावर -2 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया t², इधर लिखा है t, अंडर रूट से t² बाहर आएगा तो बच्चों डेफिनेटली क्या रह जाएगा, t और t, मतलब ये डायमेंशन LHS के RHS के सेम है, मतलब ये करेक्ट है। बस इसमें प्रॉब्लम यही थी, आपको टर्म्स के डायमेंशन नहीं पता थे, इसीलिए शायद ना कर पाए आप क्वेश्चन। क्लियर है। चले नेक्स्ट सवाल की तरफ, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पॉज करके नोट कर लो। ओके, आपको चीजों के डायमेंशन अभी नहीं पता है, इसलिए कहीं कहीं दिक्कत हो रही है। मैंने बोला जब भी डायमेंशन किसी चीज का नहीं समझ में आया तो अभी के लिए इंटरनेट पे सर्च कर लो, धीमे धीमे आप क्लास 12 में चले जाओगे, आपको धीमे धीमे सारे टर्म्स याद हो जाएंगे, डायमेंशन अपने आप निकालने लग जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वी आर गोइंग टू डू, स्क्रीन पे आ गया होगा, चेक करना है करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन v इज इक्वल्स टू 2ga² सिग्मा माइनस रो अपॉन 9 ईटा। ठीक है, ये अपना वेलोसिटी का, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, दे रखा होगा। क्या दे रखा है देखो, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, ये भी आपको मिलेगा फ्लूइड्स के अंदर, टर्मिनल वेलोसिटी, और यहाँ पे g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, a अपना है रेडियस, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सिग्मा और रो दोनों होती हैं डेंसिटी। ठीक है, एक अपनी हमारी मटेरियल की या सॉलिड की, और एक हमारी फ्लूइड की। हो गया, अब चेक करिए इसको, और क्या खत्म। पॉज करके ट्राई कर लो। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मैं आपको यूनिट बता चुका हूँ, kg/m²। पॉज करके ट्राई करो, 1 2 3 4, ट्राई किया, वेरी गुड। चलो टर्मिनल वेलोसिटी, वेलोसिटी किस में होती है, मीटर/सेकंड। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया LT-1, बोलो सही है, लेंथ अपॉन टाइम। पॉज करके आओ तभी तो मजा आएगा। लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम। इधर आ जाओ, 2 का कोई डायमेंशन होगा नहीं, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस में होती है बच्चों, ये मीटर/सेकंड², यानी कि L/t², मीटर/सेकंड²। फिर a², a रेडियस है बच्चों, रेडियस मतलब लेंथ है, तो लेंथ का स्क्वायर। फिर डेंसिटी है दोनों, तो डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी m/L³, मीटर³, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ विस्को, नीचे 9 का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी kg/मीटर/सेकंड, यानी mL-1 t-1, L-1 और t-1। अब बताओ, L³ से ये L³ कट गया, बोलो सही है, और कुछ कट रहा है, m से m कट गया, सही है, और बताओ t² और t की पावर -1, L की पावर -1, t² और t की पावर -1 क्या हो जाएगा, t, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, LT-1। मेरे ख्याल से यहाँ पे भी यही है, LT-1 सही है, द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन है, जब कोई सॉलिड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में गिरता रहता है तो फाइनली उसकी वेलोसिटी छोड़ो छोड़ो, कांस्टेंट हो जाती है, छोड़ो। 7th क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। ये चेक द करेक्टनेस का नहीं है, क्वेश्चन करेक्ट कर लेना। इसमें पूछा है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी, इसमें कुछ करेक्टनेस नहीं चेक करनी, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है ए और बी का। तो F इज इक्वल्स टू AT + BT²,
यू हैव टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। सवाल यही है, ए एंड बी का डायमेंशन निकालना है। तो कैसे करोगे बच्चों? अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो ईच टर्म का डायमेंशन क्या होगा? सेम, यानी एफ का डायमेंशन एटी का डायमेंशन और बीटी स्क्वायर का डायमेंशन सेम। ईच टर्म का, हर एक वेरिएबल का नहीं, ईच टर्म का डायमेंशन। तो पहले ए का डायमेंशन निकालना है, तो इस पूरे का डायमेंशन फोर्स के बराबर और इस पूरे का डायमेंशन फोर्स के बराबर, क्योंकि सिमिलर क्वांटिटीज ऐड होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ठीक है, तो यहां से फोर्स का डायमेंशन लिख लेंगे, सॉरी पहले और ए का निकालते हैं। सो डायमेंशन ऑफ ए टी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ फोर्स। डायमेंशन के लिए मैं डी डॉट लिखता हूं, है ना, कौन बार बार लिखे लंबा लंबा डायमेंशन। डायमेंशंस ऑफ ए टी इज इक्वल डायमेंशन ऑफ फोर्स, इसका और इसका डायमेंशन सेम होगा। तो आ जा भाई, डायमेंशंस ऑफ ए टी, ए का डायमेंशन अपने को नहीं पता और टी का डायमेंशन टाइम का होता है, फोर्स का एम टी माइनस टी। अब क्या होगा बोलो, ये टी उधर जाएगा, ए का डायमेंशन एम एल टी की पावर -3। बोलो क्लियर है? अगर इक्वेशन करेक्ट है तो हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होगा। इसी तरह से फोर्स का डायमेंशन बी टी स्क्वायर के बराबर भी होगा। डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो बी का डायमेंशन तो पता नहीं, टी स्क्वायर यानी टाइम का डायमेंशन टी स्क्वायर, और डायमेंशन ऑफ फोर्स सबको पता है एम एल टी -2। ये तो आप बाहर जाओगे ऑटो वाले भैया से ही पूछ लोगे, ऑटो वाले भैया फोर्स का डायमेंशन एम एल टी -2। पान की दुकान वाले भैया से पूछ लोगे फोर्स का डायमेंशन एम एल टी -2। पर सवाल तो ये उठता है कि तुम पान वाली दुकान के पास जाओगे क्यों? हाँ, तो वापस आते हैं, एम एल टी की पावर -4, एम एल टी की पावर -4। क्लियर है? बहुत बढ़िया। एम एल टी की पावर -4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। हाँ, तो चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। ये भी चेक द करेक्टनेस नहीं है, इसमें ए और बी का डायमेंशन निकालना है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बटे बी। सवाल देख लिया, पॉज कर लो। इन एन इक्वेशन p प्लस ए बटे बी स्क्वायर एंड v माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी, यू हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a बटे b। यही सवाल है। चलो पॉज करके ट्राई कर लो। और क्या कर लिया? a बटे b का डायमेंशन चाहिए तुमको। चाहता कितना तुमको दिल तुम नहीं जानते। देखो यहां P से, अच्छा ये क्या है? ये है प्रेशर और ये है वॉल्यूम। ठीक है, और इससे हमें मतलब नहीं है, यहीं से काम बन जाएगा। हाँ, प्रेशर और वॉल्यूम से। अरे R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर। हाँ, आ जाओ। अब एक बात बताओ, प्रेशर में ये ऐड हो रहा है? क्या सिमिलर डायमेंशन वाली चीजें ही ऐड होती हैं? क्या टाइम में टाइम ऐड होता है? है ना? तो यानी एक तरह से ये और ये का डायमेंशन सेम होगा। सो डायमेंशन ऑफ a बटे v स्क्वायर शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ p। हाँ या ना भाई? इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी तो ये दोनों जुड़ रहे हैं, सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी जुड़ती है। तो a का डायमेंशन तो अपने को पता नहीं। v स्क्वायर, v क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम है ना, मेरी स्कूल में टीचर थी वो बोलती थी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यानी लेंथ क्यूब और उसका स्क्वायर। बोलो सही है। और डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर बच्चों होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का डायमेंशन होता है ml-1 t-, चाहो तो याद कर, कितना याद करोगे? प्रेशर होता है ml-1 t-2। फेमस है ये भी क्वांटिटी। खैर, फोर्स अपॉन एरिया है ना, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन बोलो ml-t-2, एरिया का l²। बोलो सही है? नहीं आ रहा? मैंने बोला ये और ये ऐड हो रहे हैं। क्यों ऐड हो रहे हैं? क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम होगा। टाइम में टाइम ऐड होता है, मास में मास। अगर ये दोनों चीजें ऐड हो रही हैं तो दोनों प्रेशर का डायमेंशन होगा। तो a बटे v स्क्वायर का डायमेंशन इसके बराबर। नहीं आया? अरे तुम ये इक्वेशन सोचो ही मत, तुम बस इतना चीज पकड़ लो, ये पार्ट पकड़ लो इक्वेशन का। इस पार्ट से हमें समझ में आ रहा है कि प्रेशर में कोई चीज ऐड हो रही है तो प्रेशर में वही चीज तो ऐड होगी जिसका डायमेंशन प्रेशर जैसा होगा। तो ये हमने बोला। v वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए l क्यूब का स्क्वायर। बोलो सही है? तो यहां से a का डायमेंशन हो जाएगा ml-t-2 l² और ये हो जाएगा l की पावर 6, l की पावर 6। बोलो सही लिखा है? 3 to the 6 है ना।
तो l की पावर 6 उधर चला गया, l स्क्वायर से l की पावर 6 कैंसिल करोगे, l की पावर 4, फाइनली यू विल गेट m l की पावर 5 t की पावर -2। ठीक है, a का निकाल लो, b का निकाल लो, a बाई बी मिल जाएगा। b का डायमेंशन क्या होगा, अब यहां से देखो, वॉल्यूम में से b माइनस हो रहा है, वॉल्यूम में से क्या माइनस करोगे, मास, वॉल्यूम में से वॉल्यूम माइनस होगा, खत्म बात। ये तो बहुत ही आसान था, ये तो हलवा एकदम है ना, गाजर का कि सूजी का। डायमेंशंस ऑफ b इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, तो b का डायमेंशन सीधा सीधा l3। अरे है कि नहीं, वॉल्यूम में वॉल्यूम ही तो ऐड होगा। हाय 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 हाय, ये वांडर वॉल इक्वेशन है, केमिस्ट्री में मिलती है, रियल गैस फॉलो करती है, आइडियल गैस फॉलो नहीं करती। एक जमाने में ये हम पढ़ाते थे केमिस्ट्री में, तो हाँ केमिस्ट्री, हाँ तो a बटे b का डायमेंशन चाहिए, a बटे b, a क्या है ml5 t की पावर -2 और b क्या है l3, बोलो सही है। तो ये मिला l स्क्वायर t की पावर -2, l स्क्वायर t की, ये किसका डायमेंशन है, एनर्जी का। यही पूछ लेता कि ये किसका डायमेंशन है ना। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये भी क्या है, आपको क्या निकालना है, a बटे बी और c बटे डी का। ये क्लियर हो गया। अब यार कैलकुलेशन मिस्टेक पे मत आना कमेंट में कि ये गलती हो जाती है, इंसान है भाई, इंसान से 2 ह्यूमन बीइंग है। a का डायमेंशन ये है, b का डायमेंशन ये, फिर डिवाइड करके देख लो जो भी है, ठीक है। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ f इज इक्वल्स टू a sin ct and f is also equals to क्या b cos dx, then what are the dimensions of a बटे b and c बटे d, ये निकालना है। f यहां पे क्या है, फोर्स होगा, t टाइम है, f है फोर्स ही है ना कि कुछ और है, फोर्स, t है टाइम, बिल्कुल परेशान नहीं हो, x है डिस्टेंस, a b c d नहीं पता। पॉज करके ट्राई करो, चलो किया जाए, कर लिया ट्राई, चलो पहला ला उठाते हैं, f इज इक्वल्स टू a साइन सी टी। अच्छा पहली बात तो एक ये समझो कि साइन के अंदर जो भी चीज़ लिखी होती है बच्चों वो डायमेंशनलेस होती है, क्योंकि साइन के अंदर एंगल लिखा है, एंगल क्या होता है, डायमेंशनलेस, मैंने आपको पढ़ाया है कि नहीं, सबको पता होगा, साइन 30, साइन 60, साइन 50, साइन 45। तो यहां जो भी चीज लिखी है वो एंगल है, और एंगल डायमेंशनलेस होता है। कैसा होता है, डायमेंशनलेस, पढ़ा चुके हैं सब आपको। मतलब ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस होगी, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, इस क्वांटिटी का, ये एंगल ही तो होगा, साइन 60, साइन 30, साइन 45, ये चीजें डायमेंशनलेस होनी चाहिए। साइन के बाद जो भी लिखा है वो डायमेंशनलेस, कॉस के बाद जो भी लिखा है डायमेंशनलेस, tan के बाद जो भी लिखा है डायमेंशनलेस, ठीक। तो यानी c इंटू टी क्या होना चाहिए, m0 l0 t0 के बराबर, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। c का डायमेंशन हमें नहीं पता, t इज टाइम, तो m0 l0 t0, यानी c का डायमेंशन आ गया, अरे ठीक है m0, अरे यार समझ गए ना क्या आएगा, t की पावर -1 इन शॉर्ट। तो c का डायमेंशन आपको मिल गया, क्या आ रहा है, t की पावर -1, ठीक है। इसी तरह से आप यहां से देखो, यह क्या होगा, ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस होनी चाहिए, है कि नहीं, ये क्वांटिटी डायमेंशन, कॉस के बाद कुछ लिखा है, ये क्या है डिस्टेंस, तो ये क्या होना चाहिए, अपोजिट ऑफ डिस्टेंस, मतलब इनवर्स ऑफ डिस्टेंस। अरे यार इसका डायमेंशन l होगा तो इसका 1/l होगा, तभी तो कट के डायमेंशनलेस होंगे। अब इतना तो आपको आना चाहिए। सिमिलरली डायमेंशंस ऑफ d विल बी l की पावर -1। अरे नहीं समझे, ये टाइम था तो ये 1 अपॉन टाइम हो गया, अब समझ में आ गया, ताकि दोनों कट जाए, कोई डायमेंशन बचे ना। ये लेंथ है तो ये 1 अपॉन लेंथ हो गया, ताकि दोनों कट जाए, एंगल के अंदर कोई डायमेंशन नहीं बचे। तो d का डायमेंशन भी आपको मिल गया, l की पावर -1। अब आते हैं a और b के डायमेंशन पे, आते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो, इस टर्म को देखो, फोर्स इज इक्वल्स टू समथिंग इनटू साइन। अब बच्चों फोर्स इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनो, a इंटू साइन सी टी जब लिखा है तो यार ये साइन सी टी तो कोई नंबर देगा ना। अरे यार मान लो साइन 30 लिखा है तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो ये तो एक नंबर आएगा।
मान लीजिए लिखा है साइन 60 तो वैल्यू आ जाएगी √3/2, साइन 45 1/√2, साइन 90 1, यानी ये तो एक वैल्यू आ रही है ना, एक नंबर जो कुछ भी रख दो यहां तुम साइन के अंदर, एक नंबर ही आता है +1 से -1 के बीच में। हाँ 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 नहीं हाँ पक्का, +1 से -1 के बीच का एक नंबर ही आता है। अभी सीखोगे कैसे -1 होगा सब आगे, ठीक है। तो ये एक नंबर है, तो इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं। LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के बराबर, यानी A का डायमेंशन क्या हो जाएगा, जो फोर्स का डायमेंशन है MLT -2। सिमिलरली F = B cos dx में देख लो, ये चीज क्या देगा, एक नंबर है ना, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, यानी ये तो एक रियल नंबर दे रहा है, रियल नंबर कोई डायमेंशन होगा नहीं, यानी B का डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए, फोर्स के, MLT -2। अरे भैया इसका डायमेंशन इसी से तो बनेगा, इससे तो कोई डायमेंशन आ नहीं रहा, तो A और B दोनों क्या हो गए, फोर्स के डायमेंशन, तो A/B का तो कोई डायमेंशन आएगा ही नहीं, खत्म पहला सवाल तो नहीं आया, पहला सवाल तो यही खत्म। A/B, A का डायमेंशन भी यही, B का डायमेंशन भी यही, सब कट जाएगा, M0 L0 T0, डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया, पहला वाला आंसर। दूसरा C/D, वो भी कर सकते हो, आपको C और D का डायमेंशन पता है, C/D, C इज व्हाट, टाइम का इनवर्स, D इज व्हाट, लेंथ का इनवर्स, T की पावर -1 L की पावर -1, तो L ऊपर चला जाएगा, LT -1 वेलोसिटी का डायमेंशन है, सही है। और A/B क्या आ गया, डायमेंशनलेस, क्योंकि दोनों फोर्स के डायमेंशन। चलो नेक्स्ट सवाल जो है वो आपको थोड़ा आगे जब आप वेक्टर पढ़ लोगे तब समझ में आएगा। हाँ, वेक्टर्स, रिलेटिव वेलोसिटी, रेन मैन प्रॉब्लम से है एक्चुअल में अगला सवाल। वो बोल रहा है मैन वॉकिंग ब्रिस्कली इन रेन विथ स्पीड v, है ना, एक लड़की भीगी भगी सी, ये बता रहा है कि कोई इंसान है, देखो सवाल पढ़ लो, नीचे लिखा हुआ है, slant is umbrella forward making an angle theta with the vertical, a student derive the following relation between। अरे यार देखो क्या होता है, जब हम लोग ऐसे बारिश में चलते हैं तो बारिश में से छाता लेके चलते हैं, है ना, तुम लोग तो कहाँ छाता लेके, तुम लोग तो बारिश में से, है ना, मतलब जो थोड़े हम लोग जैसे जो बुढ़े लोग हो जाते हैं, मेरे जैसे, हाँ दाढ़ी वाले इंसान, वो क्या करते हैं, छाता लेके, हम लोग को भीगना पसंद नहीं है, ठीक है, हम लोग हो गए अंकल, अब नहीं चाहिए कि शर्ट गीली हो घर जाके, नहीं चाहिए, वो हो गया, तो हम लोग ऐसे छाता लेके जाते हैं, ठीक है, बारिश का पानी, हमें कोई मज़ा नहीं आता बारिश में भीगने में, तो हम लोग ऐसे छाता लेके जाते हैं, चल रहे थे, अब क्या हुआ, हम तेज़ी चलने लगते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग बुढ़े लोग हैं, जल्दी घर पहुंचना होता है, कोई मज़ा तो आ नहीं रहा है, ठीक है, घर जाके खाना खा के सोना है, कोई काम भी नहीं है, तो हम लोग तेज़ी से भागने लगते हैं कि हाँ भाई तेज़ी। जब हम लोग तेज़ी चलते हैं तो क्या होता है, बारिश मुँह पे आने लगती है ना, जो बारिश का पानी होता है वो मुंह पे आने लगता है ना, बारिश ऐसे सीधे सीधे गिर रही है, आप दौड़ने लगो क्या होगा, बारिश ऐसे मुंह पे आएगी, तो आप छाता थोड़ा सा टिल्ट कर दोगे, है कि नहीं। अरे आप ऐसे दौड़ रहे हो, बारिश ऐसे आ रही है, तो आपको ऐसा लगेगा बारिश मुंह पे आ रही है, तो आप छाता थोड़ा टिल्ट कर देते हो। सवाल उसी पे, अब ये सब समझेंगे जब रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे। तो सवाल यही है कि यहाँ पे हमारी एक मैन है, मैन की जगह चलो वुमन करते हैं, हमारी प्यारी बबीता, और बबीता ने छाता को कर दिया है टेढ़ा ऐसे, ताकि बारिश उसको ना लगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बबीता आगे भाग रही थी, बारिश नीचे गिर रही थी, रिलेटिव वेलोसिटी होती है सब। बबीता ऐसे भाग रही थी, बारिश ऐसे हो रही थी, तो बारिश उसके मुंह पे आने लगेगी, फिर ऐसे ऐसे आप भागोगे बारिश है तो मुंह, तो छाता टिल्ट करना पड़ता है। तो अम्ब्रेला को कितना टिल्ट किया इसने, एंगल थीटा, और मान लो ये आगे भाग रही थी विथ वेलोसिटी v, तो इसमें यही पूछा है कि एक रिलेशन दिया है tan थीटा इज इक्वल, चेक द करेक्ट हैज लिमिट, v टेंड्स टू 0, थीटा एज एक्सपेक्टेड, वी आर अज्यूमिंग देयर इज नो स्ट्रॉन्ग विंड, रेन फॉल्स वर्टिकली, ये सब छोड़ो। डू यू थिंक दिस रिलेशन कैन बी करेक्ट। एक रिलेशन दिया है इन्होंने, tan थीटा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बबीता विद स्पीड v, जो बबीता है वो स्पीड v से चल रही है, मैंने कहा tan थीटा इज इक्वल्स टू v, हमने पूछा कितना एंगल स्लांट करेंगे, तो इन्होंने बोला tan थीटा इज इक्वल्स टू v, जितनी तेज भागेगी उतना ज़्यादा स्लांट करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। क्या ये रिलेशन सही हो सकता है, नहीं, डायमेंशनली ये रिलेशन सही, पहला सवाल तो यही है ना। डू यू थिंक दिस रिलेशन कैन बी करेक्ट, नहीं, क्योंकि ये एक नंबर है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, इसका डायमेंशन क्या होगा, m0 L0 T0। अरे सोचो ये एंगल 45 डिग्री है, जस्ट अज्यूम, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, पता है ना ये सब। हाँ सर मान तो रहे हैं, बोल तो रहे हैं, पर आता नहीं, अंदर से नहीं, याद करो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, मान ले 45 डिग्री, तो यहाँ 1 आ रहा है, कोई डायमेंशन नहीं, और वेलोसिटी का तो डायमेंशन होता है भैया मीटर पर सेकेंड, यानी LT -1, यानी ये इक्वेशन करेक्ट नहीं हो सकती, डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट नहीं हो सकती, तो ये करेक्ट नहीं है, यही बोला है। क्या पूछा, डू यू थिंक दिस रिलेशन इज करेक्ट, नहीं, इफ नॉट गेस द करेक्ट रिलेशन, जरा गेस करो करेक्ट रिलेशन क्या होगा, थोड़ा सोचो, व्हाट कुड बी द करेक्ट रिलेशन। इस तरफ भी क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए,
तब काम बन सकता है। तो करेक्ट रिलेशन ये हो जाएगा कि नहीं समझे, ये तो करेक्ट नहीं हो सकता ना, क्योंकि इधर डायमेंशन लेस आ रहा है, इधर कुछ डायमेंशन। तो करेक्ट रिलेशन ये हो सकता है tan थीटा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बबीता अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। ये करेक्ट रिलेशन हो सकता है, क्योंकि ऊपर भी वेलोसिटी हो गई, नीचे भी वेलोसिटी ऑफ रेन को काउंट ही नहीं किया था, तो ऊपर भी वेलोसिटी हो गई, नीचे भी वेलोसिटी हो गई। अब ये करेक्ट हो सकता है, वेलोसिटी वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगा, डायमेंशनलेस और डायमेंशनलेस। आपको कैसे पता? क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो ये फॉर्मूला आप पढ़ोगे आगे, ठीक है। इसमें सिर्फ वेलोसिटी ऑफ बबीता या वेलोसिटी ऑफ मैन कंसीडर कर रहे थे तो गलत हो रहा था, सही फॉर्मूला ये हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अरे ऐसे देखो, हाँ ये छाता गया ऐसे, हाँ चलो, ये वेलोसिटी ऑफ रेन, ये वेलोसिटी ऑफ बबीता, ये एंगल थीटा, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू बोलो VB बटे VR। थोड़ा सा फील आया हो शायद, देखो बबीता इस डायरेक्शन में भाग रही, रेन इस डायरेक्शन में गिर रही, ये एंगल थीटा। जब पढ़ाएंगे आगे तो बताएंगे। तो यहाँ पे ये DPP होती है समाप्त। मजा आया लास्ट सवाल में? छाता से टेढ़ा करने में, बारिश में तुम भीगना, हम नहीं भीगेंगे, बारिश में से छाता टेढ़ा। कितना टेढ़ा करना पड़ता है? वेलोसिटी ऑफ बबीता अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। बच गई बबीता आज भीगने से। चलो अब चलते हैं सबसे बढ़िया सवालों की तरफ, जो कि है DPP 3 में। चलिए सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे नीचे आ चुका है, स्क्रीन पे सवाल आ चुका है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। DPP नंबर 3, मतलब बहुत बड़े नहीं है, ठीक है ज़्यादा ही हाइप कर दिया सर आपने। बढ़िया सवाल तो इसके लास्ट में आएंगे इस DPP के, और बीच में भी मिलेंगे आपको। लास्ट में तो जे एडवांस सवाल रखे हुए हैं। द एयर बबल फॉर्म्ड बाय एक्सप्लोजन इनसाइड वाटर परफॉर्म ऑसिलेशन विद टाइम पीरियड T। ये वो वाले सवाल आ गए अब कि फॉर्मूला बनाने वाले, डायमेंशन की हेल्प से रिलेशन डिराइव करने वाले। विद टाइम पीरियड T विच डिपेंड्स अपॉन T डिपेंड्स अपॉन, क्या क्या दिया है पढ़ो जरा, प्रेशर P, डेंसिटी रो एंड ऑन एनर्जी ड्यू टू एक्सप्लोजन, यानी एनर्जी E। क्या बोल रहा है? एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन T, P, रो एंड E। आपको वही फॉर्मूला बनाना है। तो क्या करते थे इसमें, याद है हम, याद है आपको कि नहीं याद है? हम बोलते थे टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन प्रेशर की पावर x, डेंसिटी की पावर y, एनर्जी की पावर z। ऐसे ही सॉल्व करते थे ना इस सवाल को। टाइम प्रेशर डिपेंड्स अपॉन प्रेशर की पावर x, डेंसिटी की पावर y, एनर्जी की पावर z। इसके बाद आप सॉल्व कर लोगे इसको। करूं मैं? प्रेशर क्या होता है बच्चों? फोर्स अपॉन एरिया। अभी डायमेंशन बताया था मैंने, प्रेशर क्या आएगा? ml, और लिख देते हैं सबका डायमेंशन साइड में। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो ml माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर, तो डायमेंशन आएगा ml माइनस 1 t माइनस 2। दिख रहा है क्या? प्रेशर क्या होता है बोलो भाई? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स mlt माइनस 2 अपॉन एरिया एल स्क्वायर, सो इट विल बी ml माइनस 1 t माइनस 2। फिर क्या आ गया अपना? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, यानी m बाई एल क्यूब, तो ml माइनस 3 हो जाएगा। फिर क्या आ गया अपना? एनर्जी। एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन ml स्क्वायर t माइनस 2। फिर हमने कहा जो टाइम पीरियड है मान लेते हैं वो प्रेशर की पावर x पे, रो की पावर y पे और e की पावर z पे डिपेंड कर रहा है। फिर हम लिख लेंगे t इज इक्वल्स टू k, प्रेशर की पावर x, रो की पावर y, e की पावर z। फिर हम क्या करेंगे? k डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, याद है? k क्या है? डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो इसका तो कोई डायमेंशन है नहीं। फिर हम सबका डायमेंशन रख के x y z की वैल्यू निकालते हैं, है ना? तो रख देंगे इस तरफ t का डायमेंशन, टाइम पीरियड है, k डायमेंशनलेस, p प्रेशर है, ml माइनस 1 t माइनस 2 की पावर x, डेंसिटी ml माइनस 3 की पावर y, एनर्जी ml स्क्वायर t माइनस 2 की पावर z। तो आप कंपेयर कर सकते हैं आप डायमेंशन। यहाँ m कितना है 0, l कितना है 0, t कितना है 1। यहाँ m कितना है x और कितना है y और कितना है z, x प्लस वाई प्लस जेड। m की पावर x, m की पावर y, m की पावर z। l कितना है? l की पावर माइनस x, l की पावर माइनस 3, l की पावर 2z, यानी l की पावर माइनस x माइनस 3y प्लस 2z। t की बात करें, t की पावर माइनस 2x, t की पावर माइनस 2z, ये आ रहा है। चलो अब जहाँ जहाँ बेस सेम है वहाँ वहाँ पावर सेम कर दो। m की पावर 0 यानी m की पावर ये बराबर, यानी पहली चीज़ आई x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। देखो m को कंपेयर करो, बेस सेम तो पावर सेम,
m की पावर 0 m की पावर ये बराबर, ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन लेंथ से मिलेगी, l की पावर 0, तो ये टर्म पूरा किसके इक्वल होगा 0, है ना, बेस सेम तो पावर सेम, माइनस एक्स माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। t की पावर 1 तो वो चीज़ 1 के बराबर होगी, माइनस 2x माइनस 2z इज इक्वल्स टू 1। देखो ये बेस सेम तो पावर भी क्या होगी सेम। तो यहाँ से आपको 3 इक्वेशन मिल गई हैं, 3 इक्वेशन के अंदर 3 वेरिएबल है। अब ये तो मैथ्स होती है सॉल्व करना, आता है, मिटा दें इसको, पॉज कर नोट कर लो। हाँ, अब 3 इक्वेशन और 3 इक्वेशन के अंदर 3 वेरिएबल, सिंपल मैथ्स है ना, सॉल्व करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, वेरिएबल हटाओ दिमाग लगाओ, यही करना पड़ेगा हमें। एक काम करते हैं, x और z की एक इक्वेशन है, ये सब किया होगा 10th में थोड़ा बहुत, x और z की एक इक्वेशन है, इन दोनों से x और z की दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, इन दोनों से, फर्स्ट और सेकंड से। कैसे बनाएंगे और दिमाग लगाते हैं, फर्स्ट और सेकंड से एक और इक्वेशन बना लेते हैं x और z की, फिर x और z निकल आएंगे, है ना। ये एक इक्वेशन छोड़ते हैं, फर्स्ट और सेकंड को ध्यान देते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से y को एलिमिनेट कर देते हैं तो x और z की इक्वेशन मिल जाएगी। ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x 3y 3z इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 0, और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो क्या होगा, प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल, 3x माइनस 2x इज 2x, 3z प्लस 2z इज 5z इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन मिल गई x z की। एक और नहीं आया, आ गया। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, इससे क्या होगा, y y कैंसिल हो जाएगा, x z की एक इक्वेशन ये, x z की एक इक्वेशन ये, यूज करो। दूसरी क्या है, माइनस 2x माइनस 2z इज इक्वल्स टू 1, दोनों को ऐड कर दो, z की वैल्यू मिल जाएगी। ध्यान से देखो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल, 5z माइनस 2z कितना हो जाएगा, 3z इज इक्वल्स टू 1, ऐड कर दो, 5z माइनस 2z 3z, तो z की वैल्यू हो गई 1/3। चलो एक वेरिएबल तो निपटा कम से कम, z की वैल्यू हो गई 1/3। अब z की वैल्यू मिल गई तो अब किसकी निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, 2x इज इक्वल्स टू माइनस 5z, 2x इज इक्वल्स टू माइनस 5z, यहाँ से x इज इक्वल्स टू माइनस 5/2 इंटू z, z इज 1/3 तो माइनस 5/6, पावर कुछ भी हो सकती है, x इज माइनस 5/6। लास्ट हमको y की वैल्यू चाहिए, लास्ट वी नीड वैल्यू ऑफ y। कौन सा इक्वेशन यूज करें, ये यूज कर लें, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू है माइनस 5/6, y की वैल्यू है नहीं पता, और z की वैल्यू है 1/3 इज इक्वल्स टू 0। सो y हो जाएगा 1/3, सॉरी y हो जाएगा, उस तरफ जाएगा ना ये, y हो जाएगा माइनस 5/6 जाके प्लस हो जाएगा, यानी 5/6 माइनस 1/3। तो 3 2 ज़ा 6, एलसीएम हो गया इसका 6, 3 2 ज़ा 6, 1 इंटू 2 होगा ये भी ना, 5 माइनस 2 3/6 कितना आ रहा 1/2। सो y की वैल्यू हो गई 1/2, खत्म। बेस इसमें यही है, अब 3 इक्वेशन सॉल्व करना है। मैंने कहा इन दोनों से ऐसा कोशिश करो कि y हट जाए, तो मैंने पहली को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से y हटा लिया ऐड करके, x और z की एक, नहीं समझे भाई, एक x z की इक्वेशन थी हमारे पास, हमको 3 वेरिएबल निकालने हैं ना, 3 इक्वेशन है, तो मैंने कहा x z की इक्वेशन, इन दोनों को ऐसा कुछ करो कि इसमें से y हटा दो z आ जाए, y हटा दिया x z की इक्वेशन, फिर x z की इसमें से इक्वेशन बनाई, x z की एक इक्वेशन ये है, ऐड कर दिया z की वैल्यू, z की वैल्यू इसमें पुट कर दी, x की वैल्यू, x और z की वैल्यू आ गई, यहाँ पुट कर दिया y की वैल्यू। क्लियर है। फाइनली आप क्या बोल सकते हो, फाइनल रिलेशन आप क्या बोल सकते हो, फाइनल रिलेशन आप क्या बोल सकते हो, कहाँ लिखूँ, छिच्छी जगह ना बची। फाइनल रिलेशन आप क्या बोल सकते हो, t इज इक्वल्स टू, यहीं पे देखो यहाँ बोल सकते हो, t इज इक्वल्स टू k p की पावर माइनस 5/6, रो की पावर 1/2, e की पावर 1/3। क्लियर है, यही ये चाह रहे थे। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मिटा दें इसको, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल v इज इक्वल्स टू अंडर रूट AB
प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी। ठीक है, यहाँ पे टी टाइम है, वी वेलोसिटी है। आपको क्या चाहिए? हाँ, डिटरमाइन द यूनिट्स ऑफ ए बी सी एंड डी, व्हाट फिजिकल क्वांटिटीज दे रिप्रेजेंट। डिटरमाइन द यूनिट्स, डायमेंशन नहीं यूनिट्स पूछ लिया, ऑफ ए बी सी एंड डी एंड व्हाट फिजिकल क्वांटिटीज दे रिप्रेजेंट, और एसआई यूनिट बतानी है। तो बहुत ही आसान हो गया, ए बी सी डी की यूनिट्स बतानी है एसआई यूनिट में, और बताना है क्या रिप्रेजेंट करें। बहुत आसान है। चलो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डी में टाइम जुड़ रहा है, मतलब डी टाइम है, खत्म। डी क्या है? टाइम। टाइम की एसआई यूनिट बोलो, सेकंड, खत्म। यूनिट्स बतानी है, डायमेंशन नहीं, खुद ही बोल रहे हो ना। देखो यार, डी में टाइम जुड़ रहा है मतलब डी भी टाइम होगा, सेम क्वांटिटीज जुड़ती हैं, खत्म हो गया। अच्छा, फिर किसका निकालने आओ, फिर किसका निकालने? अब बताओ, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा कि नहीं? हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होता है? सेम, एलएचएस के और आरएचएस के, हर एक टर्म का। यानी इस पूरे का डायमेंशन इसके बराबर होगा, या यूनिट इसके बराबर होगी, यानी सी अपॉन डी प्लस टी की यूनिट वेलोसिटी के बराबर, यानी सी अपॉन डी प्लस टी। डी भी टाइम है, टी भी टाइम है, तो टाइम की यूनिट क्या हो गई? सेकेंड्स, और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड्स, तो कैंसिल, तो सी हो गया मीटर्स। ठीक है, डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम। सी मीटर, मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस। पूछा ना कि व्हाट फिजिकल क्वांटिटीज डू दे रिप्रेजेंट, व्हाट फिजिकल क्वांटिटीज डू दे रिप्रेजेंट, ये पूछा है, व्हाट दे रिप्रेजेंट, तो सी मीटर्स में है तो डिस्टेंस। फिर आ जाओ, इसका डायमेंशन होगा v के बराबर, यानी बी टी की जो यूनिट होगी वो होगी वेलोसिटी के बराबर। b की पता नहीं, t होता है टाइम, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, बोलो सही है। तो b की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच्चों किसकी होती है? एक्सेलरेशन की होती है मेरे ख्याल से। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी होती है? एक्सेलरेशन की। फिर आ जाओ, अब एक ही चाहिए, इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर, यानी रूट ए बी की जो भी यूनिट्स होंगी वो वेलोसिटी यूनिट के बराबर होगी। स्क्वायर कर लेते हैं, ए बी की यूनिट होगी वी स्क्वायर के बराबर होगी। ए की पता नहीं, बी की पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कैंसिल, ए क्या आ गया? मीटर, यानी ए बी क्या है? डिस्टेंस। लो, एसआई यूनिट हो गई, ए मीटर एसआई यूनिट, ए की एसआई यूनिट मीटर, क्वांटिटी डिस्टेंस, बी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्वांटिटी एक्सेलरेशन, सी की एसआई यूनिट मीटर, क्वांटिटी डिस्टेंस, डी की एसआई यूनिट टाइम, अरे सेकेंड्स, और क्वांटिटी है टाइम। क्लियर है क्वेश्चन? अगला सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, इसको नोट करो। तो नेक्स्ट सवाल दिखाएं, बहुत ही अच्छा सवाल है। चलो अगला सवाल लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल नंबर 3, एक सैटेलाइट है जो कि रिवॉल्व कर रही है। सवाल दिख रहा है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट ऑफ मास m। यहाँ पे कोई प्लैनेट है जिसका मास m है, एंड रेडियस r, इस प्लैनेट का रेडियस कैपिटल R है, और एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। ये सैटेलाइट गोल गोल घूम रही है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल r। ठीक है, ये हमारी सैटेलाइट हो गई। पूछा है कि टाइम पीरियड बताइए सैटेलाइट का, सैटेलाइट के घूमने का, चक्कर लगाने का टाइम पीरियड, कितने टाइम में एक चक्कर कंप्लीट करेगी सैटेलाइट। ठीक है, m है हमारे पास वेरिएबल, एक कैपिटल R वेरिएबल है, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरिएबल है, और एक स्मॉल r वेरिएबल है। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट निकालना है। तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट हम मान लेते हैं डिपेंड कर रहा है मास ऑफ प्लैनेट पे, जिस प्लैनेट के अगल बगल सैटेलाइट घूम रही है। डिपेंड कर रहा है, मान लेते हैं इसकी पावर क्या ले लें, a ले लें। डिपेंड कर रहा है रेडियस ऑफ प्लैनेट पे, इसकी पावर b ले लें। डिपेंड कर रहा है रेडियस ऑफ ऑर्बिट पे, इसकी पावर c ले लें। और डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब क्या करें, हमने तो अभी तक 3 वेरिएबल देखे थे, डायमेंशन के जितने भी सवाल सॉल्व कर रहे थे सब में 3 वेरिएबल थे, x y z हम पावर ले लेते थे। अब की बात 4 वेरिएबल है ना, फॉर्मूला देखो दे रखा है इसमें, जबकि बट हम समझ में आ रहा है 4 वेरिएबल है। टाइम पीरियड मास पे भी डिपेंड कर रहा है प्लैनेट के, इसकी पावर a ले लिया। रेडियस पे डिपेंड कर रहा है प्लैनेट के, इसकी पावर b ले लिया। स्मॉल r पे डिपेंड कर रहा है, इसकी पावर c ले लिया। अब g पे भी डिपेंड कर रहा है, चलो g की पावर d लेके देखते हैं क्या होगा। यहां से हम बोल सकते हैं t इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k, m की पावर a, r की पावर b, स्मॉल r की पावर c, g की पावर d। चलो दोनों तरफ डायमेंशन रखना स्टार्ट करें। t टाइम, टाइम का डायमेंशन t, k डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कोई डायमेंशन नहीं, m मास, मास का डायमेंशन m ही रहेगा, m की पावर a।
आर रेडियस मतलब बच्चों रेडियस का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ, तो लेंथ की पावर बी। आर क्या है, स्मॉल आर क्या है, ये भी रेडियस है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में घूम रही है, इसका भी डायमेंशन एल हो जाएगा, एल की पावर सी। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बच्चों इसकी यूनिट सबको पता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, यानी एल बाई टी स्क्वायर, यानी एल टी माइनस 2 की पावर डी, बोला सही है, एल बाई टी स्क्वायर। यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम एम जीरो एल जीरो टी की पावर 1, एम और एल है नहीं, यहाँ लिख सकते हैं एम की पावर ए, एल की पावर बी प्लस सी प्लस डी होगी, बी प्लस सी प्लस डी हो रही है, बी प्लस सी प्लस डी, और टी की पावर हो जाएगी माइनस 2d, टी की पावर माइनस 2d। चलो कंपेयर करते हैं अब, बेस सेम तो पावर सेम। सबसे पहले किसको कंपेयर कर लें, टी को कर लें और एम को कर लेते हैं। ये एम को कंपेयर किया, एम का बेस सेम तो पावर सेम होनी चाहिए, यानी ए की वैल्यू 0 आ गई। यानी पहली बात ये मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा था, मास ऑफ प्लैनेट पे टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा था। चलो एक वेरिएबल हमें मिल गया, बेस सेम तो पावर सेम, ए 0 आ गया। अच्छा एल को कंपेयर करो, एल की पावर 0, एल की पावर ये सेम होनी चाहिए, यानी बी प्लस सी प्लस डी शुड बी इक्वल टू 0, इसमें से कुछ निकल नहीं सकता। टी को कंपेयर करो, टी की पावर 1, टी की पावर माइनस 2d, बेस सेम तो पावर सेम, माइनस 2d इज इक्वल्स टू 1, यानी d की वैल्यू आ गई माइनस 1/2, बोले सही है, d की वैल्यू आ गई माइनस 1/2, तो d मिल गया, a मिल गया, क्या बचा b और c। d की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, b प्लस सी माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 0, b प्लस सी इज इक्वल्स टू 1/2। अब क्या करें, ये सवाल तो फंस गया। हर बार क्या होता था, a b c की x y z की वैल्यू निकल आती थी, यहाँ वैल्यू निकली ही नहीं, एक वेरिएबल की मिल गई, लास्ट वाले वेरिएबल की मिल गई, इन दोनों की वैल्यू ही नहीं मिल रही है। अब और क्या कर लोगे बताओ, बताओ क्या कर लोगे, फंस गए। b प्लस सी प्लस डी था, d की वैल्यू माइनस हाफ रखा, b प्लस सी इक्वल्स टू हाफ। अब क्या करें, अब आपको यहां पे एक हम छोटा सा एक लॉ बताएंगे, केपलर्स लॉ। अब डायमेंशन का सवाल है, थोड़ा सा ग्रेविटेशन लगेगा इसमें। केपलर्स लॉ, केपलर ने 3 प्लैनेटरी लॉ दिए थे, जिसमें से एक प्लैनेट्स के लिए लॉ दिए थे, सैटेलाइट्स के लिए, प्लैनेट्स के लिए। तो उन्होंने एक लॉ ये दिया था कि जो टाइम पीरियड होता है घूमने का, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ दिस रेडियस। इसको उन्होंने सेमी मेजर एक्सिस बोला था, हम पढ़ेंगे हम लोग ग्रेविटेशन में कि एग्जैक्टली क्या बोला था। इन शॉर्ट उन्होंने ये चीज बोली थी, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन। प्लैनेट सन के अगल बगल घूमते हैं, उन्होंने सैटेलाइट छोड़ो, मतलब टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये केपलर्स लॉ था, उन्होंने प्लैनेट्स के लिए दिया था जो प्लैनेट सन के अगल बगल घूमते हैं। तो उन्होंने बताया प्लैनेट का जो टाइम पीरियड होता है वो स्क्वायर ऑफ आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है, सैटेलाइट पे भी लगा सकते हैं। अब यहां से एक चीज आपको पता चल गई कि टी स्क्वायर या टी इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2। यहां से एक वेरिएबल खटाक से कम हो गया, स्मॉल आर की पावर 3/2, सी की वैल्यू मिल गई यार, सी की वैल्यू मिल गई, आर की पावर 3/2, सी की वैल्यू मिल गई, रख दो सी की वैल्यू, b प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 1/2, सी की वैल्यू मिल गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी 3/2। स्मॉल आर का डिपेंडेंस समझ में आ गया, डायमेंशन से नहीं मिलना था, वो केपलर्स लॉ से मिलना था। b प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू हाफ, यहां से आप b की वैल्यू निकाल सकते हो, b इज इक्वल्स टू हाफ माइनस 3/2, सो 1 माइनस 3 इज माइनस 2/2, माइनस 1 आएगा शायद, b इज इक्वल्स टू -1, b इज इक्वल्स टू -1। आपको a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, d मिल गया, रख दो, फाइनली यू कैन गेट दी रिलेशन। नोट कर लिया है, नोट कर लिया, मिटा रहे हैं यहाँ पे, समझ में आया। हमने कहा मास की पावर a पे प्रोपोर्शनल है, कैपिटल R की पावर b पे, स्मॉल r की पावर c और g की पावर d। उसके बाद तो वही जो डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं वो किया, करते 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 लास्ट में ये फंस गया, बाकी सब वैल्यूज निकली, ये फंस गया। फिर हमने कहा यार एक केपलर्स लॉ कहता है कि जो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब पे। यहाँ से आपको सी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू उस पे पुट की, इससे बी की वैल्यू मिल गई। क्लियर? सो फाइनली वी कैन गेट द रिलेशन ऑल्सो। क्या था रिलेशन हमारा? t इज प्रोपोर्शनल टू, हमने क्या लिखा था, t इज इक्वल्स टू k m की पावर a r की पावर b स्मॉल r की पावर c और g की पावर d, है ना। सो t इज इक्वल्स टू k m की पावर a 0 आ गया, कैपिटल R की पावर b, b है -1, स्मॉल r की पावर c कितना है 3/2, g की पावर d, d कितना है -1/2। तो t इज इक्वल्स टू k
m की पावर 0 खत्म, r की पावर -1 यानी 1/r, r की पावर 3/2, g की पावर -12। देखो इसको ऐसे लिखेंगे, अंडर रूट r क्यूब बट्टे g। बोलो सही है। g को यहाँ से बाहर लाओ, क्या होगा, g की पावर -12 है, इसे लिखे जाएगा ना, g की पावर -12 मतलब 1/√g। अरे g की पावर -12 का मतलब 1/g की पावर हाफ, और पावर हाफ का मतलब होता है रूट। r की पावर 3/2 को ऐसे लिख सकते हो, r क्यूब का r की पावर 3/2 को ऐसे नहीं लिख सकते, r क्यूब की पावर 1/2, r की पावर 3/2 को r क्यूब की पावर 1/2 यानी अंडर रूट r क्यूब। सो ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। बोलो मजा आया। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। मिटा रहे हैं, ओके। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, स्क्रीन पे आ गया है। नेक्स्ट सवाल क्या है कि भैया स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस डिपेंड्स अपॉन, स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, डेंसिटी एंड वॉल्यूम। और एक फॉर्मूला भी दे रखा है, CPX रो वाई वी जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए होगी और क्या। V है वेलोसिटी ऑफ साउंड, C डायमेंशनलेस कांस्टेंट, C डायमेंशनलेस कांस्टेंट, P प्रेशर, रो डेंसिटी, इसको कैपिटल V कर लो, कैपिटल V इज वॉल्यूम, क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस। सॉल्व कर लेंगे इसको। चलो डायमेंशनलेस V क्या होगा, LT-1, यही होता है मीटर पर सेकेंड, LT-1। C का कोई डायमेंशन है नहीं, कांस्टेंट। P प्रेशर, प्रेशर क्या, ml-1T-2, फोर्स अपॉन एरिया, ml-1T-2, प्रेशर का डायमेंशन निकाल सकते हो फोर्स अपॉन एरिया से। ये x, रो डेंसिटी ml-3 की पावर y, v वॉल्यूम, वॉल्यूम l क्यूब का z। तो ये हो गया m0l1 t की पावर -1, ये हो जाएगा mx प्लस y, l हो जाएगा -x -3y प्लस 3z। बोलो सही है, -x -3y प्लस 3z, और t हो जाएगा -2x। सही है। अब कंपेयर कर दो। सबसे पहले मेरे ख्याल से t को पकड़ लिया जाए, t की पावर 1 -1, t की पावर -2x। तो t को कंपेयर करेंगे, अगर हम t को कंपेयर करें तो हमें मिल रहा है, अगर सबसे पहले हम t को कंपेयर करें तो हमें मिल रहा है -2x इज इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 1/2। अब x को यूज़ करके कुछ और निकालते हैं, तो चलते हैं इस पर। m को कंपेयर करो, m की पावर 0, m की पावर x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई की वैल्यू 0। देखो m का बेस तो पावर सेम होगी, 0 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। यहाँ से y की वैल्यू हो गई -x बोले तो -1/2। लो y भी निकल आया। अब x और y निकल आया तो z निकाल सकते हो। यहाँ पे आ जाओ, l की पावर 1, l की पावर ये, यानी -x -3y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 1। -x की जगह 1/2, -3y की जगह -1/2 प्लस 3z की जगह बोलो, z ही तो निकालना है, 3z इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया -1/2 प्लस 3/2, यानी 3/2 माइनस हाफ प्लस 3z इज इक्वल्स टू 1। सो you'll get 3 minus 1, 2/2, 1, 1 प्लस 3z इज इक्वल्स टू 1। तो 3z की वैल्यू 0 आ रही है क्या? फिर एक बार फिर से टेस्ट करते हैं, कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है। तो प्रेशर ml-1T-2 की पावर x, रो डेंसिटी m पर l क्यूब, v वॉल्यूम l क्यूब। ठीक है, सो m0l1 t की पावर -1, वेलोसिटी सही है, m की पावर x, m की पावर y सही, l की पावर -x, l की पावर -3y और प्लस 3z सही है, और t की पावर -2x सही है। तो हमने बोला सबसे पहले t को कंपेयर किया, -1 इज इक्वल्स टू -2x, माइनस माइनस कटा, x इज इक्वल्स टू 1/2 सही है। फिर हमने l को कंपेयर किया, l की पावर 1, l की पावर -3x -3y 3z -6, अच्छा फिर हमने m को कंपेयर किया, तो 0 x प्लस वाई इज इक्वल्स 0, तो y इज इक्वल्स टू -x -1/2। फिर यहाँ पे हमने -x की वैल्यू रखी, -1/2, -3y की वैल्यू रखी, -1/2 प्लस 3z इज इक्वल्स टू
1, तो यहाँ से -½ और ये हो गया +3/2 माइनस माइनस 3/2 -1/2 3 - 1 2 2/2 1 1 से 1 कटा, z की वैल्यू आ गई 0। तो मिल गया आपको वेरिएबल x½ y -½ और z की वैल्यू 0। तो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रेशर पे, डेंसिटी पे और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हो गई x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू -1/2 और z की वैल्यू 0। क्लियर? नोट कर लें इसे। हो गया? ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया आपके। क्वेश्चन नंबर 5 विच इज स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। What variable could not influence velocity if it is proposed that velocity depends upon a diameter, length, gravity, acceleration due to gravity होगा, C rotational speed और D is viscosity। ठीक है, ये होता है रोटेशनल स्पीड ओमेगा। L लेंथ, क्या क्या है? लेंथ, ग्रेविटी, रोटेशनल स्पीड और विस्कोसिटी। तो वेलोसिटी इसमें से किस पे डिपेंड नहीं करेगा? कुड नॉट इन्फ्लुएंस वेलोसिटी। ये होती है रोटेशनल स्पीड ओमेगा। सबका डायमेंशन लिख लो। लेंथ का डायमेंशन L, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी LT-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रोटेशनल स्पीड ओमेगा का डायमेंशन होता है T⁻⁻1। कैसे निकलता है? ओमेगा का फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन रेडियस। यहां से आप निकाल सकते हो वेलोसिटी LT-1, रेडियस L कैंसिल, T⁻⁻1। ये फॉर्मूला ओमेगा का। V परपेंडिकुलर अपॉन R होता है, तो वेलोसिटी LT-1 है ना, मीटर पर सेकेंड अपॉन R। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट हमने आपको बताई थी kg/मीटर/सेकेंड। इसकी यूनिट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, लास्ट वाला ना, विस्कोसिटी लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कर लो उसको। पहला ऑप्शन लेंथ, दूसरा ग्रेविटी, तीसरा रोटेशनल स्पीड ओमेगा और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी kg/मीटर/सेकेंड। तो बच्चों डायमेंशन हो जाएगा m L-1 T-1। चलो अब चेक करते हैं। मान लेते हैं वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन लेंथ की पावर a, g की पावर b, ओमेगा की पावर c एंड ईटा की पावर d। इसको बोलते हैं ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को। यहाँ से वेलोसिटी इज इक्वल्स टू k L की पावर a, g की पावर b, ओमेगा की पावर c, ईटा की पावर d। हमें देखना है कि किस पे डिपेंड नहीं करता है। चलो डायमेंशन रखते हैं। वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 यही है, मीटर पर सेकेंड। k डायमेंशनलेस क्वांटिटी, L लेंथ की पावर a, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, LT-2 की पावर b, यही ना g। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी या रोटेशनल स्पीड बोल लो, ये क्या होगा? T⁻⁻1 की पावर c। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी m L-1 T-1 की पावर d, kg/मीटर/सेकेंड। ये -1, वेरी सॉरी, m L-1 T-1। चलो कंपेयर करते हैं। m0 L1 T⁻⁻1, यहाँ m का टर्म उठाओ, m की पावर d यहीं से आ रहा है सिर्फ, l की पावर a प्लस b माइनस डी, L की पावर a, L की पावर b, L की पावर -d। t की बात करें, T⁻⁻2b माइनस c माइनस d, -2b -c और -d। अब कंपेयर कर लो, m की पावर 0, m की पावर d, बेस सेम है, पावर सेम, d इज इक्वल्स टू 0। फिर l को कंपेयर, छोड़ो यार, हो गया, d की वैल्यू 0 आ गई, खत्म। यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे नहीं डिपेंड कर रहा, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसकी वैल्यू 0 आ गई। यानी जब फाइनल रिलेशन लिखोगे तो आप लिखोगे k L की पावर a, g की पावर b, ओमेगा की पावर c और इसकी पावर 0। पावर 0 मतलब 1, ईटा की पावर 0, पावर 0 1, गायब हो गया एक्सप्रेशन से, यानी ईटा पे वो डिपेंड। भाई d की वैल्यू 0 आ गई तो d की वैल्यू 0 रख दो, ईटा की पावर 0 इज 1, इसके फॉर्मूले में ईटा आएगा ही नहीं। k L की पावर a, g की पावर b, ओमेगा की पावर c, ईटा पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। मिटा लें? ओके। हाँ भाई, तो आओ नेक्स्ट सवाल की तरफ चलें। तुम्हारी पूरी एनर्जी खत्म हो गई है। नंबर 6,
If V stands for velocity, E stands for elasticity and D the density, find x in the equation. V is equals to D upon E की पावर x, ये है सवाल, ठीक है। ये ट्राई करो पॉज करके। V is equals to D upon E की पावर x, x की वैल्यू पूछी है, V वेलोसिटी है, D डेंसिटी है, E है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ट्राई करो, x की वैल्यू चाहिए हमें। ट्राई करो, ऑप्शन दे रखे हैं 1, हाफ, 2, माइनस हाफ, चार ऑप्शन है। 1, 1/2, 2, -1/2। चलो किया जाए, पॉज करके ट्राई कर लिया। चलो भाई, अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो दोनों तरफ के डायमेंशंस सेम होंगे। वेलोसिटी का डायमेंशन LT की पावर -1, डेंसिटी क्या होता है kg/m3 यानी ml-3, बोलो सही है, मास अपॉन वॉल्यूम। इलास्टिसिटी का डायमेंशन क्या होता है, ओह ये भूल गए होगे। देखो बच्चों, इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है बच्चों फोर्स अपॉन एरिया, और ये जो स्ट्रेन है ये होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस और चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल। भैया ये दोनों लेंथ की क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। स्ट्रेन डायमेंशनलेस होता है, ये भी लेंथ खत्म। फोर्स mlt-2 नीचे L², जो प्रेशर का डायमेंशन है ml-1 t-2, प्रेशर का डायमेंशन इलास्टिसिटी का। तो ml-1 t-1, बस यही चाहिए था इसमें, t-2 बोला आया। इलास्टिसिटी इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, खत्म। ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हमने लगा दिया, काम कर जाएगा, हो गया। इसकी पावर कितनी रखी है इन्होंने, x रखी है। m से m मर जाएगा मेरे ख्याल से, ये LT की पावर -1 आना चाहिए। यहाँ क्या बचेगा, ये ऊपर जाएगा, L की पावर 1 हो जाएगा, L की पावर 1, तो ये बचेगा L की पावर -2 और T की पावर भी ऊपर जाके +2 हो जाएगी, सॉरी T की पावर मेरे ख्याल से +2 हो जाएगी, ये होगा कि पावर x, बोलो सही है। T की पावर +2, L की पावर +1 हुई, -3 + 1 -2। अब x की क्या वैल्यू रखें कि यहाँ कहानी ये बन जाए। ऑप्शन देखो क्या क्या दे रखे हैं। x की वैल्यू सबसे पहला ऑप्शन है 1 रख के तो काम नहीं बनेगा। x की वैल्यू 1/2 दिया दूसरा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज 1/2 रख के भी काम नहीं बनेगा, ये -1 आ जाएगा और ये 1। x की वैल्यू तीसरा ऑप्शन है 2 से तो काम नहीं बनेगा और बढ़ जाएगा। x की वैल्यू -1/2 मेरे ख्याल से काम कर जाएगी, यहाँ -1/2 रखो x की जगह, -1/2, तो ये 2 से कट के माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस से L की पावर 1 और T की पावर -1/2, 2 कटा, T की पावर -1, देखो आ गया, माइनस कैंसिल, 2 × 2, 2 और 2 कैंसिल, तो 1, बोलो सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ओके, बोलिए आ रहा है यहाँ तक, हाँ सर आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th, दैट इज द फोर्स ऑफ विस्कोसिटी एक्टिंग ऑन ए स्फेरिकल बॉडी मूविंग थ्रू अ फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, रेडियस एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो वेलोसिटी की पावर a, रेडियस की पावर b, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की पावर c। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है। तो जैसे हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस में वर्क कर रहे हैं वैसे ही वर्क कर लो। सबका आपको डायमेंशन पता ही है, ये फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन mlt-2, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन lt-1, ये रेडियस है, रेडियस का डायमेंशन l, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, यूनिट इसकी पता है kg/m², तो डायमेंशन ml-1 t-1। इस पे आप वर्कआउट कर लो, जैसे डायमेंशनल एनालिसिस से सारे सवाल कर रहे हो, a b c की वैल्यू निकाल लो, यू विल गेट a = 1, b = 1, c = 1, ठीक है, आप खुद से कर लेना, बहुत ही फेमस स्ट्रोक्स लॉ है ये। आएगा f = k/v/n/r, ऐसे लिख लो, nrv ऐसे लिखते हैं, k/r/v, ये आएगा, सबकी पावर 1 आ जाएगी तीनों की। और जब एक्सपेरिमेंटली इसको करके देखा जाता है तो इस k की वैल्यू आती है 6π, तो जो एक्चुअल एक्सप्रेशन होता है वो 6π/r/v, ये स्टोक्स लॉ होता है, ये आप फ्लूइड में पढ़ोगे, वहाँ पे जाके मिलेगा।
इसको आप खुद से सॉल्व कर लोगे। अब तो आ गई ना चीज। सिमिलर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, एकदम सेम कहानी पे, एकदम सेम कहानी पे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या बोल रहा है? स्फेरिकल मॉल ऑफ मास m रेडियस r इज अलाउड टू फॉल इन अ मीडियम ऑफ विस्कोसिटी ईटा। द टाइम इन विच द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू इतना टाइम द टर्मिनल वेलोसिटी इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। डायमेंशनली टाउ कैन बी रिप्रेजेंटेड। देखो सिंपल, देखो सिंपल कहानी लंबी लंबी लिखी है। स्फेरिकल बॉल है, मास m है, रेडियस r है, गिर रहा है किसी मीडियम में जिसकी विस्कोसिटी है ईटा है। द टाइम देन विच द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेस इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू 0.63 टाइम्स द टर्मिनल वेलोसिटी इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। डायमेंशनली बोला है, टाइम कांस्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो टाइम कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे, मास की पावर a, और किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पे, रेडियस की पावर b, और किस पे डिपेंड कर रहा है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, इसकी पावर c। कर लोगे? मास, रेडियस, और ये इसकी ये टाइम कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? टाइम। ये डायमेंशन हो गया t, मास का डायमेंशन m, रेडियस लेंथ का डायमेंशन l, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बार बार देख रहे हो ml-1 t-1। तो अब तो सॉल्व कर सकते हो इसको, हलवा सवाल है। क्या करना है? वैसे ही बिगिन करना है। फाइनली यू हैव टू गेट व्हाट? वैल्यू ऑफ a b c। तो देखो उसमें करेक्ट ऑप्शन दे रखा है c है, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। b की वैल्यू कितनी? -1। c की वैल्यू -1। अब 6 पाई आपका नहीं आएगा, आपका फाइनल एक्सप्रेशन ऐसा आएगा, टाउ इज इक्वल्स टू k m अपॉन m की पावर -1 r की पावर -1 ईटा की पावर, ये आपका आएगा। तो आप इसको लिखोगे k m की पावर 1 अपॉन ईटा r। अब जो k की वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटली शायद आ रही हो 1/6 पाई, ठीक है, ये हमें नहीं पता। अब 4 ऑप्शन में जो सबसे क्लोजेस्ट मैच कर रहा है वो यही है, ठीक है। 6 पाई कांस्टेंट बारे में हमें नहीं पता था, तो हमने देखा सी ऑप्शन बाकी सब मैच कर रहा है। बोलो क्लियर है? कर सकते हो इसको? डायमेंशनली चलोगे वैसे ही जैसे हम कर रहे हैं, बार बार कंपेयर करोगे, ए बी सी की वैल्यू निकालोगे। चलो ये है जेईई एडवांस 2015 या 2016 का है। क्या क्वेश्चन है ये? क्या है? अ लेंथ स्केल L डिपेंड्स ऑन permittivity E of dielectric material, Boltzmann constant Kb, the absolute temperature T, the number per unit volume N of a certain charged particle, and the charge Q carried by each particle. Which of the following expression या expressions is are dimensionally correct? अरे बाप रे, तो भैया लेंथ है और कई चीज पे डिपेंड कर रही है। पूछा है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा या कौन कौन सा करेक्ट है ना, मल्टीपल करेक्ट भी हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशंस इज आर करेक्ट? ऑप्शन क्या है? L इज इक्वल्स टू अंडर रूट n/q² अपॉन एप्सिलॉन नॉट kb इंटू टी। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है L इज इक्वल्स टू अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट kb इंटू टी अपॉन n², इसका जस्ट उल्टा है। ऑप्शन सी L इज इक्वल्स टू अंडर रूट q² अपॉन एप्सिलॉन नॉट n की पावर 2/3 kb इंटू टी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? L इज इक्वल्स टू अंडर रूट q² अपॉन एप्सिलॉन नॉट n की पावर 1/3 kb इंटू टी। ये 4 ऑप्शन हैं, चारों में से कौन सा या कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हमसे बताया है कि ये कोई लेंथ है, L कोई लेंथ है जो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। अच्छा, अब एक तरीका क्या है कि आप सभी चीज़ का डायमेंशन जानते हो। ये क्या है? Q क्या है? चार्ज है ना। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी है, ठीक है। T क्या है? टेम्परेचर है। Kb क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप सभी का डायमेंशन या तो जानते हो या आप निकाल लो या आप इंटरनेट से ढूंढ लो। n क्या है? कोई क्वांटिटी है, नंबर पर वॉल्यूम, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, यानी 1 अपॉन वॉल्यूम जैसी कोई क्वांटिटी है, कोई नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। आप सबका डायमेंशन जानते हो या निकाल लो, यहाँ डायमेंशन रखते जाओ और चेक कर लो, जिसका डायमेंशन लेंथ के बराबर आ जाए वो एक्सप्रेशन सही। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट? करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन चेक करनी है। कोई नया क्वेश्चन थोड़ी ना दिया, जेईई एडवांस ने पूछा है चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन सही है कौन सी गलत है। एलएचएस का डायमेंशन आरएचएस के बराबर तो सही, नहीं तो गलत है। बहुत हलवा सवाल है, यहाँ डायमेंशन रखो, चेक कर लो एल के बराबर आ रहे। तो एक तरीका तो ये, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट बताता हूँ कि अगर मेरा दिमाग चलता है या आप पढ़ लिए होते 11 तक 12 तक, तो आपको थोड़ा आपका भी दिमाग चलता। देखो दिमाग क्या चलाते, थोड़ा सा दिमाग चलाओ तो शायद थोड़ा आसान हो जाए। ध्यान से अगर देखो
तो तुमको इसमें KB इंटू टी हमेशा साथ में दिख रहा है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर हमेशा साथ में। KB इंटू टी का डायमेंशन निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़ा आसान है। गैस लॉ बोलता है PV इज इक्वल्स टू KT, K मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये गैस लॉ बोलता है PV इज इक्वल्स टू KT। तो KT का डायमेंशन निकालने के लिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन पता हो जरूरी नहीं है, तुम्हें भी नहीं पता था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, जो मैं कहता हूं मुझे भी नहीं पता। तो KB इंटू टी इज इक्वल्स टू PV। P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, गैस लॉ है ये। P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, तो प्रेशर का डायमेंशन ml माइनस 1 T माइनस 2 हम लोग देख चुके हैं कई बार। वॉल्यूम का डायमेंशन लेंथ क्यूब, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया से निकाल ही सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा ml स्क्वायर T माइनस 2, इसका डायमेंशन आपको मिल गया। इसी तरह से ध्यान से देखो क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट हर जगह दिख रहा है, क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट हर जगह दिख रहा है। इसका डायमेंशन निकाल लिया जाए। ये कैसे निकलेगा? क्लास 12th में आप पढ़ोगे कूलम्ब्स लॉ, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, दो चार्ज पार्टिकल हैं Q और Q, इनके बीच में मान लो डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में ये फोर्स लगती है। ये यहाँ से क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप निकाल सकते हो। क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर इंटू एफ। अब आप डायमेंशन निकाल सकते हो क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट का। 4 का कोई डायमेंशन होगा नहीं, पाई का कोई डायमेंशन नहीं होगा, नंबर्स हैं। r स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर, डिस्टेंस है ना। फोर्स का डायमेंशन mlt माइनस 2, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बोलो ml क्यूब t माइनस 2, मिल गया ml क्यूब t माइनस 2। n की बात कर लो, नहीं तो बचा। तो n क्या है? कोई नंबर पर वॉल्यूम, नंबर पर वॉल्यूम मतलब ऊपर नंबर नीचे वॉल्यूम, यानी l की पावर माइनस 3 आएगा। नंबर का कोई डायमेंशन होगा नहीं, वॉल्यूम l क्यूब, तो ऊपर जाके l की पावर माइनस 3। अब चेक करना स्टार्ट करो, आ जाओ पहले वाले पे। अंडर रूट n का डायमेंशन क्या हो जाएगा? l की पावर माइनस 3। नंबर पर वॉल्यूम है ना, लिखा है ना, इनके लिए क्या लिखा है? सर्टेन चार्ज नंबर पर यूनिट वॉल्यूम n ऑफ सर्टेन चार्ज पार्टिकल, तो नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आप निकाल चुके हो, क्या है क्या है क्या है? ml क्यूब t माइनस 2, ml क्यूब t माइनस 2 डिवाइडेड बाई क्या है? KB इंटू टी, तो KB इंटू टी क्या हो जाएगा? KB इंटू टी ये निकाला हुआ है आपने, ml स्क्वायर t माइनस 2, m से m मर गया, t माइनस 2 से t माइनस 2 बन गया, l स्क्वायर से ये एक l बचा, तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट l क्यूब और l की पावर 1, यानी l की पावर माइनस 2 आ रहा है। तो बताओ ये सही हो सकता है क्या? ये सही हो सकता है क्या? l की पावर माइनस 2 बाहर आ कितना हो जाएगा? l की पावर माइनस 1, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि LHS पे डायमेंशन किसका है? लेंथ का है। दूसरे वाले पे आओ, ये ध्यान से देखो, तो ये उसका उल्टा है, तो यानी इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? अंडर रूट l की पावर 2 और बाहर आ क्या आ जाएगा? l की पावर 1, यानी ये करेक्ट होगा। अरे यार इसी का रेसिप्रोकल तो है, एन क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के बी टी, उल्टा कर दिया, एप्सिलॉन नॉट के बी टी अपॉन एन क्यू स्क्वायर। तो इसका अगर फाइनल डायमेंशन एल की पावर माइनस 2 है, तो इसका फाइनल डायमेंशन एल स्क्वायर आएगा कि नहीं? आ रहा है यार, एन क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बी टी, ये इसका उल्टा तो है एप्सिलॉन नॉट के बी टी अपॉन एन स्क्वायर। अगर इसका डायमेंशन एल पावर माइनस 2 तो इसका उसका जस्ट उल्टा है एल स्क्वायर, एल की पावर 1, सही है, मैच कर गया। और इसको देख लेते हैं फिर, क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना है? एम एल क्यूब टी माइनस 2 अपॉन एन की पावर 2/3, एन कितना है? एल की पावर माइनस 3 की पावर 2/3, बहुत बढ़िया। एन की पावर, एन है क्या? एल की पावर माइनस 3 की पावर 2/3। के बी इंटू टी कितना है? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है, चेकिंग करनी है इसमें। एम से एम मर गया, टी माइनस 2 से टी माइनस 2 मर जाएगा, एल स्क्वायर से यहाँ एक एल बचा, ये बच रहा है अंडर रूट 1 अपॉन 3 से 3 मर जाएगा, एल की पावर माइनस 2, यही हो रहा है, और ऊपर भी एक एल बचा है मेरे ख्याल से, ये तो एल की पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा एल की पावर माइनस 2 और एल की पावर 1, एल क्यूब, तो बाहर निकलेगा एल की पावर 3/2, तो ये तो गलत हो गया। लास्ट वाले पे आ जाओ, क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू
ml³ t-2, फिर n की वैल्यू 1/3, तो l की पावर -3 की पावर 1/3, बोलो n की पावर 1/3, n क्या है, l की पावर -3 की पावर 1/3, kb इंटू टी ml² t-2, सो दिस विल कम आउट टू बी m से m मर गया, t-2 से t-2 मर गया, l² से ये मर गया, बचा क्या है ऊपर l, नीचे l की पावर 3 से 3 कटा, l की पावर -1, l की पावर -1 ऊपर जाके कितना हो जाएगा, l की पावर 1, ये हो गया l², बाहर आएगा l, तो ये भी करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट। क्लियर है? अब चाहो तो आप एक एक का डायमेंशन निकाल के टेस्टिंग करनी है, चेकिंग द करेक्टनेस, और कुछ नहीं था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जेईई एडवांस का ही है, 2015 या 16 का वो भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया आपके। हाँ, क्या कह रहा है अगले सवाल में हमसे, प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g used to form unit of length and unit of mass, then the correct option is R। यूनिट ऑफ लेंथ बनानी है और यूनिट ऑफ मास भी बनानी है, किसके हेल्प से, किसके हेल्प से, प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। इससे आपको लेंथ की यूनिट बनानी है और इससे आपको मास की यूनिट बनानी है। फिर 4 ऑप्शन दिए हैं हमें, क्या क्या ऑप्शन है, m इज प्रोपोर्शनल टू √c, m is proportional to √g, l is proportional to √h and l is proportional to √g। पूछा इसमें से कौन सा या कौन सा करेक्ट है, कर पाएंगे? ट्राई करिए एक बार पॉज करके। देखो पहले लेंथ की बात करते हैं, तो पूछा है कि हमसे आर यूज टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की यूनिट इनसे बनानी है, प्लैंक कांस्टेंट से, स्पीड ऑफ लाइट से, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से। क्या बनानी है हमें, लेंथ की यूनिट बनानी है। तो लेंथ की यूनिट इनसे बनानी है तो हम लिख सकते हैं लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू इसकी पावर x, इसकी पावर y, इसकी पावर z। अब इनका डायमेंशंस कहीं साइड में निकाल के रख लो अपने पास। बच्चों प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखो इक्वेशन होता है E इज इक्वल्स टू HF, एनर्जी ऑफ फोटोन, लाइट के पार्टिकल की एनर्जी होती है। तो E अपॉन एफ, E होता है ml² t-2 और फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम, तो ये हो जाएगा ml², ये ऊपर जाके t की पावर 1, तो t की पावर -1, बोलो सही, ऊपर जाके +1 हो जाएगा, ऊपर जाके +1 और t की पावर -2, t की पावर -1, h मिल गया। c स्पीड ऑफ लाइट, बच्चों स्पीड का डायमेंशन तो वही होगा, मीटर पर सेकेंड यूनिट होगी, डायमेंशन क्या हो जाएगा LT-1। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये कैसे निकलेगा, इसके लिए फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r²। यहाँ से F क्या है, फोर्स होती है दो मास के बीच में m1 m2, जिनके बीच का डिस्टेंस r है, उनके बीच में फोर्स होती है F। यहाँ से G की वैल्यू मिल जाएगी, G इज इक्वल्स टू FR² अपॉन m1 m2, FR² अपॉन, और निकाल लेते हैं यहाँ m1 m2। F का डायमेंशन mlt-2, r² l², और नीचे हो जाएगा मास m², ये भी मास, ये भी मास, ये एक m से एक m कट गया, ऊपर गया m की पावर -1, l³ t की पावर -2, तो G का डायमेंशन आया m की पावर -1, l³ t की पावर -2, m की पावर -1, l³ t की पावर -2। ये डायमेंशंस आपको मिल गए, इसको यहाँ पुट कर दो, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ट्राई करोगे आप खुद से, ये डायमेंशंस मिल गए हैं, इनको यहाँ पे पुट करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। इसी तरह से एक बार एम के लिए बना लो, यूनिट ऑफ मास भी बनानी है, बोला है ना, एंड अ यूनिट ऑफ मास, तो सेम इसके लिए भी h की पावर, इसमें कुछ और, फिर से एक्स वाई जेड, इस बार एक्स वाई जेड की वैल्यू अलग आएगी, 2 बार करना पड़ेगा यही काम, एक बार लेंथ के लिए, एक बार मास के, लेंथ के लिए कर लें जल्दी से, आओ। सो लेंथ इज इक्वल्स टू बनेगा के एच एक्स सी वाई जी जेड, लेंथ के लिए यहाँ l हो गया, के डायमेंशन लेट, h का बताओ क्या आ रहा है, ml² t-1 की पावर x, c हो जाएगा lt-1 की पावर y, और g है हमारा m-1 l³ t-2 की पावर z। तो यहाँ हम लिख सकते हैं m0 l1 t0
इज इक्वल्स टू एम की पावर एक्स माइनस जेड एल की पावर 2x प्लस वाई प्लस 3z और t की पावर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z। चलो अब इसको हम सॉल्व करना कोशिश करें। सबसे पहले m को देखो, m की पावर 0, m की पावर x माइनस जेड, तो x माइनस जेड इज इक्वल्स टू 0 यानी x की वैल्यू z के बराबर है। m का बेस देखो, पावर कंपेयर करो। फिर आ जाते हैं किस पे, आउट l पे आ जाते हैं। l की पावर 1 है और इधर 2x प्लस 3y 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, यहाँ से z की वैल्यू x के बराबर है, रख दो। तो 2x प्लस वाई और z की जगह x रख देते हैं, 3x इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, फिर इस पे आ जाओ t पे, t की वैल्यू 0, t की पावर ये, तो यानी माइनस आई माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल्स टू 0। फिर से z की जगह x रख दो, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस माइनस सब हटा दो, माइनस में से मल्टीप्लाई कर दो, तो y प्लस 3x इज इक्वल्स, बोलो 3x बोल सकते हैं, माइनस 2x और माइनस वाई है ना। तो इन दोनों से अब आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, y प्लस 3x इज इक्वल 0 को यहाँ पे लिख लो, y प्लस 3x इज इक्वल्स टू 0 यहाँ रख लिया। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, y से y मर गया, 3x 2x इज इक्वल्स टू 1, यानी x की वैल्यू आ गई 1/2। चलो, यानी L इज प्रोपोर्शनल टू रूट h, ऐसा कोई ऑप्शन है, L इज प्रोपोर्शनल टू रूट h, देखो सही है कि नहीं। x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, यानी L प्रोपोर्शनल है h की पावर 1/2, यानी रूट h पे ऐसा ऑप्शन था। अच्छा, x की वैल्यू से z की वैल्यू मिल गई, z की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, z की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, यानी L इज प्रोपोर्शनल टू रूट g भी हो गया, रूट ऑफ कैपिटल G। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, ये भी है, हो गया। अब किसकी वैल्यू y निकालने की जरूरत नहीं, देखो L की प्रोपोर्शनैलिटी C के साथ पूछी कहाँ है, L की प्रोपोर्शनलिटी H से पूछी है, G से चेक करना था, C से चेक करने की जरूरत क्या है, चाहो तो निकाल लो y, पर जरूरत क्या है, पूछा ही नहीं है। क्लियर है, ऐसे ही आप M के साथ कर सकते हो, सिमिलर कहानी। नोट कर लिया, M के साथ करके दिखाएं, M के साथ करके दिखाएं। चलो क्या करेंगे, L ये हो गया क्लियर, x की वैल्यू हाफ आई यानी h की पावर 1/2 यानी रूट h पे डिपेंड करता है, z की वैल्यू हाफ आई यानी रूट g पे डिपेंड करता है। अब चलो m के लिए करते हैं, यूनिट ऑफ मास भी बनाना है, m इज प्रोपोर्शनल टू दिस, यूनिट ऑफ मास भी इसी से बनाना है, यूनिट ऑफ लेंथ बनानी है पहले इससे, फिर से यूनिट ऑफ मास। तो अब मास इस पे प्रोपोर्शनल है, देखना है मास किस पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे m, यहाँ पे हो जाएगा m, यहाँ पे हो जाएगा m की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, t, बोलो सही है। अब मास देखते हैं कैसे डिपेंड कर रहा है इस पे, है ना, इनसे कैसे बन सकता है, तो m की वैल्यू 0, ठीक है, सही है। अच्छा, अब थोड़ा सा ये सब चेंज करना पड़ेगा x y z, यहाँ तक तो सेम होगा ना, m इज प्रोपोर्शनल टू h की पावर x, c की पावर y, z की पावर g की पावर z, फिर k लगा दिया, फिर m इज इक्वल्स टू, यहाँ हमने इसके डायमेंशंस रखे, फिर हमने m, ये यहाँ तक तो सब सेम, यहाँ पे m। अब बोलो m की पावर 1, m की पावर x माइनस जेड, यानी x माइनस जेड इज इक्वल्स टू 1 आया एक एक्सप्रेशन। l को कंपेयर करते हैं, l की पावर 0, l की पावर ये, यानी 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल्स टू 0। ठीक, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, चलो देखते हैं अभी। लास्ट t की पावर 0 ये, यानी माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल्स टू 0, तो इसमें से -1 से मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 0, ऐसे लिखते हैं, अच्छा लगता है बिना माइनस के। अच्छा, अब एक काम करना है, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, तो वैल्यूज़ निकालनी है हमें, किसकी इसकी वैल्यू चाहिए हमको, c और g के लिए चेक करना है, यानी y और z की वैल्यू हमसे मतलब है, h के लिए चेक ही नहीं करना है, मास में देखो, मास में c के लिए चेक करना है, g के लिए तो y और z चाहिए, तो x को एलिमिनेट कर दो, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस z, उठा के यहाँ पे रख दो, 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस z प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया 2 प्लस 2z प्लस 3z, यानी y प्लस 5z इज इक्वल्स टू -2, बोलो सही, 2 1 2, 2z 3z, 5z प्लस y इज इक्वल्स टू -2। यहाँ पे भी x की जगह रख दो 1 प्लस z, सो 1 प्लस z प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 3z, y प्लस 3z इज इक्वल्स टू -1, इसको यहाँ पकड़ लो, y प्लस 3z इज इक्वल्स टू -1, इसमें से ये माइनस कर दो, y से y कट गया, 5z माइनस 3z इज 2z माइनस 2 माइनस ये +1, सो -2 और +1 कितना हो गया
-2 और +1 -1 आ जाएगा शायद, तो z इज इक्वल्स टू -1/2 आ रहा है, इसकी वैल्यू है -1/2, यानी m इज प्रोपोर्शनल टू 1/√g। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, ये है, यानी ये गलती हो जाएगा, m √g पे प्रोपोर्शनल नहीं है, 1/√g पे है, क्योंकि z की वैल्यू -½ आई है, 1/g की पावर हाफ, यानी 1/√g। और किस पे कंसंट्रेट करना है हमको? y पे, हाँ y पे कंसंट्रेट करना है। y कैसे निकल आएगा? यहाँ से निकाल लेते हैं, y इज इक्वल्स टू -1 -3z, -1 - z कितना है? -1/2, सो दिस विल बी +3/2 -1, 3/2 -1, तो 3 - 2 इज 1/2, तो y की वैल्यू आ रही है 1/2। किसी भी एक्सप्रेशन से y निकाल लो, इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, y की वैल्यू 1/2, यानी m इज प्रोपोर्शनल टू √c, यानी ये, तो 3 ऑप्शन करेक्ट हो गए, A, C, D। ठीक है, तो ये हुआ पूरा डायमेंशनल एनालिसिस आज कंप्लीट विद इट्स DPP। अभी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज और एरर एनालिसिस, ये सब भी कवर करेंगे। तो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।